अब नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर बोल गई सोनिया गांधी। नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि वो बोलते हैं लोगों से, वो बापा नगर में पता नहीं कहाँ पे रैली थी, बापा नगर में थी, वहाँ पे बोलते हैं कि भाई तुम लोगों ने मुझे चुना है, तुम लोगों ने क्या मौत का सौदागर चुना है? तो बेसिकली क्या तुम लोग मौत का सौदागर हो? वो सोनिया बहन तुम लोगों को मौत का सौदागर बोलने गई है। क्या तुम लोग मौत का सौदागर हो? हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ कि ना, बोलो भाई साहब। ये मतलब बेसिकली जो नैरेटिव था, बस मैं यही बोल रहा था कि ये जो विषय होते हैं अर्थव्यवस्था जैसे, इसमें तो एक्सपर्ट जो होते हैं वो गलतियां करते हैं। तो रघुराम राजन गलती कर गया, मनमोहन सिंह गलती कर गया, पी चिदम्बरम ने मार दी, इसको वो कर देना यार बीप, और ऐसे बीप करना कि पता भी चल जाए कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। हाँ, रीजन ये है कि वामपंथी जो लोग हैं, उनके जो संगठन है, पहली बात तो ये ना, ये थ्रीसम फोरसम करके तो साले चुनाव लड़ते हैं, अकेले भी एबीवीपी से टक्कर खाते हैं। ये वो कुत्ता नहीं होता है, फंस जाता है। यस, वो वाला मामला ये है। इनका 3-4 कुत्तों का फंस गया एक साथ। 4-5, इसमें तो 6 थे। आप जो बात बोल रहे हो ना, इस ये बहुत नॉर्मल सी बात आपने बोली है, पर इसी बात को लोग कहेंगे साले कास्टिस्ट लोग हैं। नहीं भाई, हैं बस, हैं तो हैं बस, हम तो हैं, डीएनए है तो हम तो बोल देंगे भाई, बात खत्म। भाई हमारे अस्तित्व का सवाल है। आज अगर ये कहा जा रहा है कि दीवारों पर लिख दिया जा रहा है कि ब्राह्मणों को हम समाप्त करेंगे और तुम्हारा खून कर देंगे, हम आ रहे हैं, तो हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे। आई थिंक ना लोगों को ये पता होना चाहिए कि भाई जो हमारे घरों में फरसे अभी भी मिल जाते हैं। नहीं, अब तो खैर ऑटोमेटिक भी आ गए हैं, फरसे ही नहीं रहे। मैं कह रहा हूं 2024 चुनाव से पहले ही इंटरव्यू लेंगे और कहेंगे कि मोदी जी आपकी एनर्जी का राज क्या है? क्या आप ये वाला प्रोटीन पीते हैं या आम कैसे खाते हैं? छील कर खाते हैं या काट कर खाते हैं? अगर साला मिलना भी होगा ना इंटरव्यू, तो ये जो उनके गेट कीपर हो गए, देखो यार ये तो इस तरह का एक तो भाषा को लेकर के तो है ही, जैसे कि मैं तो नेता के साथ बैठूंगा और बोलूंगा और कैसा है तू है साला। मोदी जी आप राहुल कितनी लेते क्यों हैं? मतलब मुझे समझ में नहीं आता। और अंकुर भाई, इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है, तुम हत्यारों के साथ संसद में खड़े हो सकते हो, बलात्कारियों के साथ खड़े हो सकते हो, तुमको मेरी भाषा पे आपत्ति है। मतलब मैं मोदी जी से नहीं बोल रहा हूँ, ये जो गेटकीपर, ये चपरासी टाइप के लोग जो बैठते हैं ना, उनसे मेरा प्रश्न है, तुम देखो ना यार तुम्हारी पार्टी में कैसे लोग भरे हुए हैं और विपक्ष में कैसे लोग। तो क्या तुमने संसद का बहिष्कार कर दिया? आपने स्टेटमेंट सुनी है? नहीं सुनी है। तो ये देखिए हमारे हैं, ये देखो मित्रों, मतलब साला स्टेटमेंट पता नहीं है। और उसका भी एक कारण बताता हूं कि ये जानते हैं कि वो हरामी बोलेगा क्या। ये लोग AI बॉट्स बने हुए हैं, इनको पता है कि रघुराम राजन जब बोलेगा तो हगेगा ही। इतना आराम से हाँ चला है ना। चलिए आराम करते हैं। लीजिए आप लोग जो है लाइव वाला वो होता तो अच्छा रहता है, जैसे अतीक के साथ हुआ था। प्रसारण होना चाहिए। वही कह रहा हूँ, आप लीजिए आरंभ कीजिए। वो प्रसारण नहीं हुआ। भाई साहब ने अंकुर भाई ने तो प्रारंभ में ही कैंची चला दी है। हम तो भाई कैंची इधर दीजिए थोड़ा। YouTube वाले फिर हमारे तो सारे ये भटके हुए युवा जो साला डिमोनेटाइज ही होता है। हाँ यार, हाँ। है। इसी वक्त मैं देखो भाई चॉकलेट खा रहे हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। इतना दुख ये पिछले हफ्ते से अब तक कुछ है इन्होंने। इतना दुख, इतनी हर हफ्ते आ रहा है ना, इतनी हर उदासी। इतना दुख। हम चाहते हैं कि ऐसा दुख हमें बार बार मिले। भाई तुम लोग क्या, अरे यार तुम हर आदमी हो यार, इतना दुख जो है वो वहाँ पीछे में। चॉकलेट खा खा के हमने दुख निकाला अपना। बताओ तुम साला, तुम रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो। बताओ यार। यार दुख कम से कम रिकॉर्ड होना चाहिए ना। हाँ। जब केजरीवाल का तो हर मोमेंट भाई क्या भाई उस आदमी का नाम मतलब उठवा लेगा साला जहाँ तहाँ से। हाँ उसके आलू नहीं, सोना, इतना मैं ये जरूर सब। कह सकता हूँ कि भाई पुलकित भाई, आप अब की बार गांव जाना और बड़े बुड्ढों को जरूर ये बात कहना कि मैं आपको दिल से माफ नहीं कर नहीं पाऊंगा। कर पाऊंगा। मतलब अली के साथ लोग त्यागी लगा के घूम रहे हैं। सही बात है। त्यागियों का नाम बदनाम हो रहा है यहाँ। हाँ, त्यागियों का नाम बदनाम करवा रखा क्या है यार। किया, और सोचो किस इंटेंसिटी से किया होगा कि सरनेम अभी तक नहीं गया है, साला वो ढोए जा रहे हैं। मतलब ये तो गजब है। असल में क्या है, मैं आपको बताता हूँ, ये केवल त्यागियों का नहीं है,
कुछ चौहानों ने भी ये किया ये हुआ है। राजपूतों में भी है। ये क्या होता है ना, ये त्यागियों ने, राजपूतों ने जो है ना, इतना बीज बखेर रखा, इतना बीज बखेर रखा भाई। त्यागी इतने कहाँ कन्वर्ट हुए हैं? ये कन्वर्ट नहीं हुए, कन्वर्ट नहीं हुए ना, बीज बखेरा हुआ का है ये। यह गलती हुआ है, पूर्वजों की गलती खेती है। जो है ना, इनकी खेती बहुत अच्छी ला हाँ, इनके नाम। जुताई से याद है मुख्तार अंसारी, बहुत दुख हुआ मुझे बहुत ज्यादा दुखी हूँ। मैं सोचे बरसी भी पूरा नहीं हुआ था उसके मित्र का, और वहाँ पे भी जा नहीं पाए। ये मुझे लगता है इसकी जांच तो होनी चाहिए, है ना। नहीं ना, बहुत लोग दुखी भी हैं, तो जो लोग दुखी हैं उनको यदि आप बरनौल भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मैं QR कोड लगा दे रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, बरनौल भेजिए, बरनौल फंड जो है वो कीजिए, ताकि हम लोग जो इकट्ठा करके बरनौल एक आध दो ये ट्रक, फंड रेज हो रही है। वो जो ट्रक आपने देखा होगा फोटो में साइड में लगा रहा हूँ, बरनौल वाला, वो हम ही लोग स्पॉन्सर करते हैं। हम लोग का बरनौल का ट्रक, उसमें नल लगा हुआ है, और जहाँ जहाँ जाते हैं रास्ते में ये अली त्यागी और अकरम त्यागी ऐसे लोगों को देते हैं। चौहान भी है, नहीं, कुछ राठौड़ भी हैं। पिछला वाला नल अखिलेश भैया ने हाँ, वो निकाल लिया था। हाँ, तो उसमें हमें जो टेप वेब साट काम चला। क्या भाई, हम लोग चालू हो चुके हैं मित्रों। आपको ऐसा नहीं लगा कि ये लोग मजे मजे अपने हिसाब से ले आनंद लेना। भाई बोलिए। 1926 के करीब में ये कौन सी आपको भाई व्लादिमीर पुतिन उठा के ले जाएगा। ये जो बार बार आप दशकों पीछे चले जाते हैं, बोलेगा कि इस आदमी को बुला। नहीं, पर वो स्टोरी बहुत तगड़ी है इनकी। ये जो हमारे आसपास, बिकॉज मेरा जो गांव है वो गुड़गांव में पड़ता है। गांव ही गुड़गांव है। हाँ, तो उसमें उसके आगे का जो क्षेत्र है वो मेवात आ जाता है। और मेवात की बड़ी तगड़ी स्टोरी बताते हैं कि 1926 से पहले तक ये लोग अपने घरों में ब्राह्मणों को बुला कर अपने शादियां करवाते थे। इनकी शादी, शराब पीते थे। मतलब आपका जो प्रॉपर कल्चर था ना, प्रॉपर वो ऐसा लगा लो कि जैसे जन्म कुंडली बनना, दिवाली होली मनाना, ये सारी चीज़ें करते थे लोग। इसके बाद ये तबलीगी जमात आ गई, ये जो देवबंदियों की। तो 1926 के करीब में इसका जन्म हुआ है। मेवात के क्षेत्र में ही इन्होंने सबसे पहले वो बदले, और ये जो आसपास का सारा एरिया है ना, ये हो गया इस तरीके से। अदरवाइज इसी वजह से ये जो त्यागी लगाना और ये है ना, इन्होंने इसीलिए नहीं छोड़ा। चक्कर क्या था ना, वहाँ पे थे मीना राजपूत प्रीडोमिनेंट थे। मीना बेसिकली क्या है कि जो मेवात का जो क्षेत्र है उसमें दो ही प्रकार के मुसलमान हैं। मेव बोलते हैं ना जिन्हें, वो अधिकांश जो हैं वो मीना कम्युनिटी से हैं, और बाकी जो बचे हुए हैं वो ज़्यादातर राजपूत कम्युनिटी से हैं। बाकी थोड़े बहुत और भी कुछ कम्युनिटीज़ हैं। तो जो राजपूत कम्युनिटी से थे उसमें आई थिंक ये तुगलक के समय में पहली बार कन्वर्जन चालू हुए थे, जब वो था एक नाहर सिंह मेव नाम से ऐसा कुछ, नाहर सिंह मीना मेव था वो। एक्चुअली में इनको बोलते थे खानजादा राजपूत। खानजादा का मतलब ईरानी उसमें भाषा में होता है शहजादा। अच्छा, शहजादा। तो खानजादा राजपूत नाम पड़ गया था इन लोगों का, क्योंकि ये कन्वर्ट वहाँ से होने लगे थे। और उसके बाद मेवात क्षेत्र में इनका वो चल गया, पर इन्होंने छोड़ा नहीं उस अपने कल्चर को नहीं छोड़ा, अपने कल्चर कस्टम्स को नहीं छोड़ा। ये तो 1926 के बाद चीज़ें ज़्यादा बदलने लगी हैं। वो जो आपका सावरकर बोलता है ना कि आप कल्चर, अगर इसी कल्चर को मानते हो तो आप हिंदू हो, तो वही वाली बात थी कि वो इसी कल्चर को मान रहे थे। वो पूजा पद्धति थोड़ी सी चेंज हो गई थी, लेकिन बांग्लादेश में अभी भी बहुत सारे गांव में नई दुल्हन आती है सब, तो काली माता की पूजा होती है। गांव में कुल देवी हैं, उनमें दीपक जलाते हैं, मुसलमान जलाते हैं दीपक। तो पर ये तो तबलीगी जमात वगैरह ने, और वहाँ भी अब तबलीगी जमात। अच्छा, हमारी दादी जो थी वो उसी क्षेत्र के गांव से आती थी। तो हमने वो भी स्टोरी सुनी थी उस टाइप से। मतलब जो एक होती है ना फैमिली के अंदर से ही स्टोरी निकलना, वो भी मैंने सुनी हुई है। पर अभी जब इन काम में आ गए तो अपनी थोड़ी सी रिसर्च की, तब मैंने पाया कि भाई मेवात क्षेत्र के जो मुसलमान थे उनका कल्चर 1926 से पहले अलग था, और वो बाद में हिंदू जैसा ही था। पूरा कल्चर अपना था। अभी भी देखो आप वहाँ पे जाओगे ना, अभी तो खैर बुरके में बहुत मिलने लगी हैं औरतें, बट गांव के अंदर आप देखोगे वही नॉर्मल गुजरों जैसे गुजरी पहनावा होता है ना, वो पेटीकोट के ऊपर शर्ट पहन लेना या इस तरीके का, तो वैसा ही पहनावा आपको पूरे मेवात में दिखेगा अभी। भाई जैसा था ना कि तबलीगी जमात के आने से पहले
कल्चर जो था ना उसमें किसी की कोई वो ही नहीं होती थी। अभी भी मैंने देखा है, उनके नाम देख लो ना आप इधर जाओ बवाना साइड, सोहन, मोहन, राकेश, बबलू, ये नाम है। सिर्फ और सिर्फ उनका दफनाना होता है, ना तो वे नमाज पढ़ते ना टोपी लगाते। ऐसे लोग हैं, अभी भी हैं जो तबलीगी से थोड़े दूर रहे। खैर चलिए आते हैं, जो ये कांड हो गया मुख्तार भाई के साथ, अब कांड हो गया या पता नहीं वो क्या बोलते हैं उसको, क्या प्राकृतिक ये मृत्यु है या फिर प्राकृतिक मृत्यु करवाई गई है? फौत हो गए, अब तो इतना पता है बस। फौत हो गए? फौत मतलब क्या होता है? मौत। अच्छा फौत तो साला मौत का है नहीं कहा जाता, फौत का है बोलेगा फिर? ऐसे ही, क्योंकि वो निकाह नहीं होता, बोलते हैं ना विवाह, निकाह, मौत, फौत। अच्छा, वो कुछ ना कुछ अपना थोड़ा सा खतना कर देते हैं। वो क्या है ना, ये अभी नॉमेनक्लेचर का ही तो सारा गेम है एक्चुअली। वो हर चीज का नॉमेनक्लेचर आप चेंज कर दो, उसको कह दो कि ये तो हमारा था, बस सारा नॉमेनक्लेचर का गेम है। वही है, इसी की जो मौत का फौत हो जाता है। अच्छा, ये सच में आप, हम मुझे लगा आप मजाक कर रहे हो। ये फौत मैंने तो पहली बार सुना है, फौत। अच्छा, नहीं मैंने सुना है, लेकिन मैंने सोचा कि अंकुर भाई विशेषज्ञ हैं इन शब्दावली के, इन्होंने एक किताब लिखी है ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह। ले लेना भाई, वो जो है नहीं आदमी जीने नहीं देता, ले लेना। अरे वाह, कौन सा है मेरा कैमरा? अरे वाह भाई साहब, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे देंगे। हाँ हाँ, थोड़ा सा वो बताइए उसका जो दुर्दांत दौर था। आप तो उत्तर प्रदेश के हैं, आप लोगों ने मतलब, हमने तो बिहार में तो हमने अपने शहाबुद्दीन इस टाइप के देखे हैं, लेकिन मुख्तार अंसारी हो गया, अतीक अहमद हो गया, इनका खौफ का क्या था, मतलब किस तरह के आप थे ये देखो भाई साहब के, संक्षेप में बोले। हाँ बहुत संक्षेप में बोलूंगा, क्योंकि डिटेल में तो आप मेरी किताबें पढ़ ही लेंगे। आप ये देखो, खौफ नहीं, मतलब एक तरीके से हिंदू घृणा। आप ये देखो कि कृष्णानंद राय, जो कि हर एक व्यक्ति को जय श्री राम से अभिवादन करते थे, और इवन वो सभी को करते थे, उस व्यक्ति से घृणा। आप ये देखो ना कि उस व्यक्ति के ऊपर AK-47 और LMG से इतना खतरनाक हमला करवाया गया कि 500 राउंड फायर उन पर करवाया गया। 67 गोलियां केवल उन्हीं के शरीर में थी। जितनी गाड़ियां थी, जितने भी लोग थे, सब मारे गए थे। कोई 7-8 लोग थे। ये तो एक बात हुई। ये तो मैं कह रहा हूं कि उस व्यक्ति के प्रति नफरत और घृणा की पराकाष्ठा है कि आप एक व्यक्ति को जी ब्लैंक स्पॉट करके और उसको गोली मार सकते हैं, एक या 2 या 3 गोली मार सकते हो, लेकिन 500 गोली मारना आपके अंदर की नफरत की पराकाष्ठा को झलकाता है। दूसरी चीज़, वो जनेऊ पहनते थे और चोटी रखते थे, दोनों कटवाई गई। और उसके बाद में उन्होंने ये कहा था अपने लोगों को भेजने के बाद में कि फ़ोन पे मुझे वो आवाज़ें सुननी चाहिए, जैसा आजकल हम फिल्मों में देखते हैं कि मुझे वो आवाज़ सुननी चाहिए, उसकी मौत की जो चीखें हैं, जो चित्कारें, ये चीज़ मुख्तार ने करवाई थी। और फिर उसके बाद में जब चोटी जनेऊ काट ली गई और उसके हाथ में आ गई वो, तब उसने अपने एक बंदे को, जेल में था वो, उसको फ़ोन किया और उसने कहा कि जय श्री राम हमारी मुट्ठी में। तो ये जो वर्ड यूज़ किए गए, उसी टाइम पे ही श्री राम मंदिर का जो आंदोलन था वो चल रहा था, बाबरी मस्जिद का जो था वो चल रहा, और इधर एक ऐसे व्यक्ति को जो भगवान श्री राम का इतना बड़ा भक्त हो, और दूसरी चीज़ कि उसके भाई की जगह पर वो जीत गया था। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये हिंदू धर्म से अत्यंत नफरत करने वाले लोगों का एक तरीके से मान लो हीरो। अब आप ये देखो कि उसको 5 बार विधायक बनाना, उसके भाई को 2 बार सांसद बनाना, उसके बच्चों को विधायक बनाना, यानी कि जो लाखों की भीड़ उनके पीछे खड़ी है, वो लोग उसी मानसिकता से ग्रसित हैं। मैं तो आपका एक ट्वीट पढ़ रहा था, उसके नीचे किसी ने लिखा हुआ था कि असली शेर कौन था, वो कृष्णानंद राय से पूछो। तो उस व्यक्ति का ये जो ट्वीट है ना, ये एक विचारधारा को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस खौफ से वो लोग कितने खुश थे। और यही नहीं, जब 93 में बॉम्ब ब्लास्ट भी हुए थे तो मुसलमानों ने कहा था कि हिंदू हमसे खौफ खाएगा, अब डर के जिएगा। तो ये जो चीज होती है ना अजीत भाई, ये बताती है कि जिन लोगों को हम अपना भाई समझ रहे हैं, एक जॉम्बीज की भीड़ हमारे बीच में रह रही है जी। तो अनुज भाई आप बताइए कि ये जो इन्होंने बोला कि पढ़े लिखे लोग, जो मतलब एजुकेटेड तो नहीं कह सकते हैं, साक्षर कह सकते हैं उनको कि अक्षर का ज्ञान है, ऐसे लोग जब ऐसे लोगों को शेर कहते हैं, और एक नहीं है, हाँ वही लाखों हैं ये, तो इस पे मतलब एक समाज के तौर पे क्या टिप्पणी, मतलब इस पे? मुझे ऐसा लगता है कि कल जब ये कांड हुआ है मुख्तार अंसारी वाला,
उसके बाद से ट्विटर पर तो बाढ़ आ गई है ऐसे लोगों की जो बोल रहे हैं कि भाई शेर मर गया, शेर को मार दिया, और ये मार दिया, 20 कुत्तों ने घेर करके मार हाँ दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो गंदी नाली के कीड़े वाला भी था कुछ, उसमें तो कॉमा लगाना हाँ, वो भूल कॉमन गया। मेरे को भी ये लगा था। वो देखिए मदरसा यार, छाप मतलब होने का कुछ तो नुकसान होता ही है। एक मुसलमान उसको गंदी नाली का कीड़ा क्यों बोल रहा है? कंफ्यूजन हुई थी आप? हाँ, मेरे को confusion वही लगा था। मैं यार क्या बोल रहा है, पर चलिए देखिए क्या है ना कि ये एक राज करने की टेक्निक लगती है मुझे। यूपी के अंदर, इवन बिहार के अंदर ये राज करने की टेक्निक रही है, और ये लोग जानते हैं इस चीज़ को कि बाहुबलियों के द्वारा, और वो भी खास तौर पर जो पिछले कई दशकों में मुस्लिम बाहुबली थे उनके द्वारा ये जो सत्ता में आने का एक तरीका होता था। 1950 के दशक में यदि मैं जाऊं तो उस समय 2 कॉलेज होते थे इधर गोरखपुर में, गोरखपुर के आसपास के क्षेत्र में, पूर्वांचल के क्षेत्र में। उससे पहले एक बार 1980 की घटना बताता हूँ। 1980 के जो दशक में बजाज नाम की कंपनी जो है वो गोरखपुर जाती है, पर वहाँ पर अपना प्लांट नहीं लगाती। क्यों? वहाँ के उस समय मुख्यमंत्री होते थे वीर बहादुर सिंह, ठीक है। तो वो एक ठाकुर फेस थे और वो चाहते थे कि वहाँ पर फैक्ट्रीज लगे, इंडस्ट्री लगे, पर हो नहीं पाया। बजाज आई भी, उन्होंने ज़मीन वगैरह सारी चीज़ें देख ली, प्लांट भी लगाना शुरू कर दिया, पर भाग गई। उसका कारण था कि एक वहाँ पर बाहुबली था, गुंडा था, जो अपने पीछे तिवारी लगाता था। उसके ऊपर एक सीरीज भी बनी है। हाँ, उसने बजाज कंपनी से, सोचिए, बजाज कंपनी से रंगदारी मांग ली, और इतनी बुरी तरीके से मांगी कि वो भाग गए। उसके बाद से यूपी का आज तक आप हाल देख सकते हैं, योगी के आने तक। हाँ, लेकिन ये मैंने तिवारी नाम जो लगाया है उनका तो अंत वहीं पे हो गया था। उसके बाद ये जो अंसारी और वो है ना, ये सब पॉलिटिकल है। इसको अगर हम समझने का प्रयास करें तो 50 के दशक में चलते हैं। 1950 के दशक में क्या होता है कि गोरखपुर के आसपास के क्षेत्र में कुछ यूनिवर्सिटीज़ थी, और यूपी और इवन बिहार का कुछ क्षेत्र उस समय ऐसा माना जाता था कि आपको सत्ता तक पहुंचना है तो ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, इन पर उनके जो वाइस चांसलर वगैरह होते थे उन पे हाईएस्ट पोस्ट पे थे, एक पे ब्राह्मण थे, एक पे ठाकुर थे। 2 यूनिवर्सिटी थी, एक ठाकुर की थी, एक ब्राह्मण की थी, जो और आपस में राइवलरी थी, हाईएस्ट पोस्ट पे थे। तो आपस में ये राइवलरी चल गई थी कि अगर हमें, मतलब एक पावर वाला वो होता है ना कि हमें यूनिवर्सिटीज़ के हाईएस्ट पोस्ट पर ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, इस टाइप का एक नौटंकी जिसे हम कह सकते हैं, अभी भी चलती है। हाँ, वो चल गई थी उस समय, अभी भी चलती है, राइट। तो इसकी शुरुआत वहाँ से होती है। अब क्या होता है कि जो ब्राह्मण जिस यूनिवर्सिटी पे के वाइस चांसलर थे, उन्होंने अपना एक बंदा, जैसे गुंडा कह सकते हैं हम, वो खड़ा करना शुरू कर दिया, और दूसरी साइड से ठाकुरों ने शुरू कर दिया। लेकिन जो ब्राह्मण गुंडा था वो ज़्यादा बड़ा गुंडा होगा, तो उसने ये दबा दिए, हत्याएं हो गई, और ये जो ब्राह्मणों का थोड़ा वर्चस्व था ये थोड़ा बढ़ने लगा, और इसका फिर पॉलिटिकल प्रयोग नहीं, इसमें फिर एक बीच में लाइन ये भी हुआ था कि जो ठाकुरों का वाइस चांसलर था उसको स्टेशन पे दिन दहाड़े उड़ा दिया गया था। वही मैं बता रहा हूँ कि वो हत्याएं वगैरह होने लगी थी। तो इसका जो पॉलिटिकल प्रयोग है वो फिर पॉलिटिकल पार्टीज जो थी उन्होंने चालू कर दिया। आप देखेंगे उस समय के जितने भी हमारे चीफ मिनिस्टर्स वगैरह थे वो किन कास्ट से आते हैं, कम्युनिटीज़ का वो नहीं करना चाहिए, बट तो इस तरीके से पॉलिटिकल प्रयोग आरंभ हुआ और ये सफल रहा। फिर मैंने जैसे बताया 80 के दशक में क्या हुआ, 80 के दशक में मतलब कोशिशें की गई कि लाए जाए, बट उसके बाद जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां जाए, चाहे समाजवादी पार्टियां, चाहे इन्होंने अपने अपने वोट बैंक बनाए, इन्होंने अपने अपने गुंडे खड़े किए, कौन बड़ा गुंडा कौन छोटा गुंडा, इस तरीके से चीज़ें चलने लगी। ये अतीक वगैरह ये सब उसी टाइम पैदा हुए हैं। ये राजनीतिक प्रश्रय के बिना इतने बड़े गुंडे नहीं बन सकते। और आप देखिए 2005 में भारत की संसद में ये बात बोली गई है कि उत्तर प्रदेश गुंडों के द्वारा चलाया जाता है। तो ये सारा खेल जो है वो सत्ता में आने का रहा है हमेशा से,
और जो है मुझे लगता है कि अब जो ये सारे घटनाक्रम हुए हैं, चाहे अतीक के साथ हुए हैं, चाहे मुख्तार के साथ हुआ है, चाहे जो भी हुआ है वो हाँ विकास दुबे, और इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये तो मुसलमानों के साथ किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा झूठ है। क्योंकि जो आई थिंक 1000 से ऊपर एनकाउंटर हुए हैं, उनमें से 183 जो हैं एनकाउंटर में हत्याएं की गई हैं। हत्या शब्द सही नहीं है, वध किया गया है। तो उन 183 में से 59, ये अतीक के समय तक का डेटा है, 183 में से 59 जो थे वो मुसलमान थे, बाकी सारे कौन थे आप सोचिए, बाकी सारे हिंदू थे। तो 32% मुसलमान है, क्योंकि आपकी क्राइम में भी भागीदारी ज्यादा है भाई। वो हमारा भागीदारी, हाँ वो हमारा जो पिछला भटके हुए युवा था उसको देखिए, उसका मैंने अलग से बल्कि क्लिप निकाल दिया, वो आपके वाला जो है ना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो मैं वही कह रहा हूँ कि 32% मुसलमान थे, उसमें विकास दुबे भी आ जाता है, फिर जो हिंदू थे उसमें मुन्ना बजरंगी नाम से भी एक ठाकुर भी आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान ही मारे गए हैं। और इसका फ़ायदा क्या हुआ है, जो मेरे ख्याल से तो मैंने कभी सुना नहीं था कि यूपी के अंदर कोई इन्वेस्टर समिट हो रहा है। इन्वेस्टमेंट दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट हो रही है। 32 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन हुए हैं। अब उनमें से कितने धरती पर उतरेंगे वो एक अलग विषय है। पर 2018 में जब पहली बार इन्वेस्टर समिट हुआ था तो इसमें 4 लाख करोड़ के MOU थे। 2022-23 में शायद 32 लाख करोड़ के हैं। तो भैया ये फायदा हुआ। ये देखो ना, इसमें अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यूपी जो था वो बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कुछ 27वें 28वें नंबर पे हुआ करता था, अब वो दूसरे नंबर पे है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी जंप है। योगी जी की टीम से आग्रह है, स्क्रीन पे QR कोड है और पैसे आप लोग भेज दीजिएगा। चुनाव का टाइम चल रहा है तो आप लोग देख लीजिएगा, बाद में मत कहिएगा कि अजीत जी आप जो है सभा में शामिल हो गए। अच्छा, आपका 7वीं लिस्ट में भी नाम नहीं आया ना? 8वीं में भी नहीं है। अच्छा, बहुत बुरा कट रहा है वक्त। नहीं, गर्वित थोड़ा सा इसी बात पे, इन्वेस्टमेंट मतलब कैसे एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर जब इस तरह का हो जाता है तो आर्थिक रूप, मतलब सबसे पहला झटका जो है आर्थिक रूप से ही स्टेट को लगता है। अब बताया कि मतलब ये कितना, मतलब 5-7 दशकों जो है वो लॉस्ट डिकेड्स कह लो, काला अध्याय कह लो या जो भी कह लो, इन सब के मरने से, क्योंकि अकेला ऐसा नहीं है कि योगी का ये विजन है कि हम इन्वेस्टर समिट करवाएंगे और तुमने कानून व्यवस्था को कुछ किया नहीं। योगी को मुझे लगता है कि सबसे पहला उन्होंने यही किया कि हमें सेकेंड स्टेप जो लेना है आर्थिक उन्नति का, उससे पहले हमें समतलीकरण जो है वो थोड़ा सा करना पड़ेगा और उसमें हम रिलीजन नहीं देखेंगे। इनको लगता है कि बुलडोजर खाली उसी पे चल रहा है क्योंकि मीडिया उसी पे चलाती है। ये दोनों चीज़ है ना, कानून व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, इन दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है। इस पे थोड़ा सा बोले कि कैसे ऐसे दुर्दांत अपराधी जो जाते हैं तो असर पड़ता है। तो बेसिकली ना इसमें मुद्दा एक ये भी है कि जो स्वच्छता अभियान शुरू किया गया था वो एक्चुअल स्वच्छता अभियान ये है। मतलब जितने, जैसे भाई ने बताया अभी कि जिस लेवल पे गंदगी थी, और गंदगी केवल एक कम्युनिटी में नहीं थी, पूरे प्रांत में थी, पूरे प्रदेश में थी रादर। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो बनिया हो, कोई भी हो, हर एक कम्युनिटी में वो बाहुबली बनने, जो बच्चे थे ना वो बच्चे बाहुबली बनना चाहते थे, उनके रोल मॉडल बाहुबली हो गए थे। तो जिस समाज में बाहुबली रोल मॉडल हो जाए उस समाज का भविष्य खत्म है। तो वो 50 साल जो है वो 50 साल यूपी ने व्यर्थ किया। रादर बिहार में भी आए तो बिहार में भी ऐसा ही हाल मिलेगा आपको। जो मुख्तार अंसारी की संपत्ति है, मुख्तार की तो मुझे याद नहीं आ रही, अतीक की बताता हूँ। 11,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति, उनमें से 750 करोड़ से अधिक पर जो है उसने कब्जे कर रखे थे और बाकी जो हैं वो बस वो कैसे मतलब ये अगर अतीक वतीक की कहानी आप पढ़ो ना तो अतीक की कहानी में आपको मिलेगा कि शुरुआत में अतीक वगैरह जो थे बहुत गरीब समुदाय से, परिवार से आते थे, टांगे चलाता था इसका बाप, और ये इस तरीके से खाने के लिए कुछ नहीं हुआ करता था। और 1100 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर कोई बना ले, 11,000 करोड़ की संपत्ति अगर कोई बना ले, जिसमें दुनिया भर का जो लैंड थी वो ग्रैब की गई है, ग्रैब कर ली, बस ये हमारी, आज से हमारी, इस तरीके से इतनी और तो मतलब वक्फ बोर्ड से भी ज्यादा पावर था एक तरह से। तो वो ये वहाँ के लोकल लोग ये बताते हैं कि एक समय, एक कालखंड ऐसा था
कि जो बस चल रही है यदि उस पर अतीक का नाम नहीं है तो वो बस चलती नहीं थी, वो रोक दी जाती थी। वो रंगदारी ली जाती थी बसों से, जितना कलेक्शन हुआ शाम को एक हिस्सा अतीक के पास जाएगा, दूसरा हिस्सा। सिमिलर स्टोरी मुख्तार की है, सिमिलर स्टोरी है बिल्कुल। और वो तो बिजनेस मॉडल है ना, ये सक्सेसफुल हो गया। पतंजलि अब हर्बल उत्पाद में जा रहा है तो बोलेंगे कि नहीं हिमालय वाला भी थोड़ा साले उधर ये फोकस क्या, करना ये चाहिए। कैसे लोग हैं, कैसे घटिया लोग हैं जो स्वतंत्रता सेनानी नाम जोड़ रहे हैं इनके साथ। ये तो इनके परिवार स्वतंत्रता से हैं। सेनानी का ब्लड था इसके रगों में, बताओ। नहीं था, वो तो आया गया ना कि उसका वो कोई मेजर वेजर नहीं था उसका बाबा, पता लगा। वो तो नहीं, वो एक ह्यूमनाइज करने का जो ह्यूमनाइज करने वाली जो आप उसामा तक को ह्यूमनाइज कर देते भाई हैं। अच्छा, वो वाह, उसको कर अच्छे। सकते हैं, मैं वही कह रहा हूँ, उसामा को PDF ह्यूमनाइज फाइल कर को उसको कर तो सकते करोगे। हैं। वो पिछली बार भी हुआ था, अतीक के साथ भी यही हुआ तो था इसको नहीं, क्यों नहीं करेंगे। कि वो आई थिंक आरफा ने डाला था, आरफा नहीं था ना भाई वो? हर कोई डाल रहा है और पिछली बार भी हर किसी ने डाला है। वही पिछली बार आरफा से शुरू हुआ था, वायर से शुरू हुआ था कि विधायक के साथ ऐसा कर दिया। राणा अयूब ने, विधायक क्या था भाई? राणा अयूब ने बीबीसी नहीं, उस पे वॉशिंगटन पोस्ट पे वो लिखा था। ये अतीक की बात कर रहा है ना, अतीक मैं पे, बताता हूँ 2004 के करीब तक ये अतीक जो था वो विधायक होता था। उसके बाद ये एमपी की डायरेक्शन में बढ़ गया, विधायक की कहानी अलग ही है। एमपी की डायरेक्शन में बढ़ गया। अब एमपी की डायरेक्शन में बढ़ गया तो विधायक की गद्दी छोड़नी पड़ी। गद्दी छोड़नी पड़ी तो अपने भाई को बिठाना चाहा। भाई चुनाव लड़ा, भाई चुनाव हार गया। तो जो दूसरा बंदा था उसका, मैं को काले काले क्या नाम था उसका, जो जिसके भाई को अभी पिछले साल ही जो बम फेंक रहे थे, याद है? अरे उमेश, जो उमेश कोहली, कोले उमेश कोहली था, क्या नाम था जो उमेश कोल्हे तो नुपुर वाले केस में मरा था। ये तो ये उमेश अलग है। नाम है, उमेश नाम है। बट क्या था कि उमेश का जो भाई था वो 2004 या 5 में जब चुनाव हुए हैं तो अतीक का जो भाई था उसके अगेंस्ट लड़ा था चुनाव और जीत गया था। उसे ही मरवा दिया। तो 2004 में चुनाव जीता, 2005 में साला बॉलीवुड की फिल्म चल रही है। ये लगा लो कि विधायक जी गाड़ी में जा रहे हैं, 3 तरफ से ऑटो घेर के, और वो जो साउथ इंडियन फिल्मों में होते हैं ना, गुंडे लहरा लहरा के, खंजर लहरा लहरा के ऊपर से खोद, इस टाइप का सा पूरा दृश्य चला है वहां पर। चलती गाड़ी बिल्कुल में विधायक को उड़ा दिया इन लोगों ने। उसके भाई को अब 2023 भाई पिछले साल जब ये अतीक का ये पूरा कांड हुआ है, उससे कुछ महीने पहले ही उसके बेटे ने, अतीक के बेटे ने, वो याद है वो एक कुछ लोगों को कोर्ट रूम के बाहर जो एनकाउंटर, वो एक बम भी फेंक रहे थे, वो बम फेंक रहे थे, एक पुलिस वाले को गोली मार दी। मारा गया था, उसका नाम था राजूपाल। राजूपाल हत्याकांड, और उसके विटनेस को अभी फिर से मारा था अभी। सो ये ऐसे प्रकरण रहे हैं इन लोगों के। साला तुम मतलब कैसे लोग, मतलब ये विधायक भी हैं तो ये अगर एमपी भी बन जाएंगे तो भी हैं तो गुंडे ही ना साले। और गुंडे भी नहीं बोलना चाहिए इनको साला। हाँ वही ना, इनको गुंडा भी नहीं बोलना, साला टेररिस्ट बोलो इनको। मतलब कि आप ये सोचो कि एक टेररिस्ट से अपने आप को जोड़ने में कौन सम्मान की अनुभूति करता है? ये क्या लोग हैं? तो ये वही गजवाए हिंद हो रहा है ना। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, दारुसलाम की तरफ ये जैसे नक्सलियों को बचाने के लिए अर्बन नक्सल्स है ना, इन आतंकवादियों को बचाने के लिए ये अर्बन आतंकवादी अर्बन हैं। जिहादी हैं, ये डिजिटल जिहादी, डिजिटल दंगाई, जिसको जो ये कवरिंग फायर ये लोग देते रहते हैं। चक्कर क्या है ना कि आप जस्ट मोदी को विरोध करते हो, इस वजह से बहुत सारे लोग तो जो हिंदू हैं वो भी ऐसे हो जाते हैं जो इन टेररिस्टों को बचाने के लिए आ जाते हैं। भाई क्या होता है ना, ये सिर्फ ये भाई वह पूछना है वो ये तो चलो खैर ये मोदी विरोध के कारण ही है, बट एक बहुत बड़ा तबका इस वजह से इन लोगों के साथ में है, क्योंकि इन गुंडों की वजह से, इन आतंकवादियों की वजह से सत्ता तक का जो रास्ता है वो तय होता है। वो बिहार में सोहराबुद्दीन था, शहाबुद्दीन, वो तो साला, मतलब मुझे याद है, पता नहीं अब मिस्टर इंडिया उससे प्रभावित था या वो उससे था, तो वो बोला नहीं, वो बुलाया और एक हाउज था उसमें एसिड है, उसमें वो गन डालता है और निकालता है तो बस ट्रिगर ही बचता है उसके ऊपर का पार्ट की एसिड है, उसका बोलता है जंप, बोलता है हेल मोगेम्बो, और वो जंप कर जाता है। उसने चंदा बाबू के एक लड़के को एसिड से नहला दिया, फिर दूसरे को उसी तरह से मारा, और ये उसकी 1-2 कहानी है। मुख्तार अंसारी का चार्जशीट या जिसमें वो अभियुक्त है और जिसमें कन्विक्टेड है, 64 केस है भाई। और मतलब ये नहीं छिनौती और पॉकेट मार ले, दुपट्टा खींच लिया, ये नहीं,
हत्या का, लूट का, बलात्कार का, जमीन कब्जाने का, इस तरह का बमबाजी का है, खुले में मारने का और दंगों का। मेन वही होता है ना कि अतीक के ऊपर 101 थे। हाँ, अतीक और सौरभ शहाबुद्दीन और इन सब में वो चलता। सबसे दुर्दांत कौन है? सबसे लेकिन ऊपर- इसमें ना सबसे इम्पोर्टेंट बात हम अभी मिस कर रहे हैं, इनके पास जो हथियार आता था वो पाकिस्तान से आता था। अच्छा ISI हाँ, के राइट। लिंक थे। अरे वो देखा आपने जिसने LMG पकड़ी थी इसकी? हाँ, अरे वो मुलायम सिंह यादव, शैलेश हाँ। डीएसपी थे ना, हाँ, शैलेश। डीएसपी शैलेश, उनको तो आते ही सबसे पहले उनको ही गिरफ्तार करवाया था। अरे उसको किस तरह से अपने डिपार्टमेंट का अधिकारी खींच रहा है, वो एक बहुत ही फोटो पॉपुलर है, वो फोटो जरूर है। लगवाना आप। हाँ। उसको किस तरीके से खींचा गया, बेइज्जत किया गया, उसकी पूरी की पूरी जिंदगी तबाह कर दी गई थी बेचारे। और आप इसमें फिर जब हम इस तरह का फोटो देखते हैं फिर सोचते हैं कि यार आत्मसम्मान नाम की चीज पुलिस फोर्स में ये भी नहीं कि कोई विद्रोह करे। तो भाई विद्रोह करके जाओगे कहाँ? तुम वहां से निकलोगे और तुम्हें ना सरकार बचाएगी या वो अतीक और मुख्तार अंसारी गुंडे तो वहां पे हैं ही मार। आप 2013 के उसमें देख लो, दंगों में देख लो, तब भी इस तरह की चीजें बहुत। आजम खान के फोन आजम आ जाते खान थे। ने इसी चीज को थोड़ा सा पॉलिटिकली सॉफ्टली करते हुए आतंक में उसका कोई योगदान कम नहीं था भाई, वो लेकिन भी उसने वही थोड़ा है। सॉफ्टली किया। हाँ। पर वही था कि भाई वो तुम पढ़ा लिखा है। हाँ चक्कर क्या है ना, मुख्तार अंसारी ने आपकी AK-47 यूं लहराई है, उसने लहराई नहीं है, काम वही किया। काम वही हाँ, किया। बोला कि तुम लोग लहराओ, हम जो है आगे तुमको कवरिंग फायर देंगे उर्दू में। पॉलिटिकल विल, जैसा कि अभी आप बोल रहे थे, पॉलिटिकल विल जब तक नहीं होगी पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। आज देख लो ना, पॉलिटिकल विल है तो ये साफ हो रहे हैं। और देखो ये योगी जी ने, मतलब योगी जी आते भी फिर गोरखपुर से ना, जो गढ़ था इसका, वहां से उनको पूरी प्रॉब्लम दिखती है कि ये हो रहा है, तो उन्होंने आते ही सबसे पहले इस पे अटैक किया। अभी मैं लखनऊ गया था, एयरपोर्ट से निकला और यार सड़क आप देखोगे ना, उससे पहले मैं लखनऊ गया था 2 साल पहले भी गया था, लेकिन उससे पहले 2012 में या 10 में मैं गया था। भाई साहब लगता नहीं है कि वो मतलब उत्तर प्रदेश की सड़कें हैं। वही म्यूनिसिपैलिटी जिसके अंदर आता है झाड़ू देने का, वही वो संस्था है जो पेड़ लगा रही है, उसकी प्रॉपर मैनिक्योर्ड प्लांट्स। ऐसा नहीं है कि पेड़ लगा के भूल गए उस पर धूल, नहीं भाई, पेड़। और ये ऐसा नहीं कि एयरपोर्ट के बगल में है, तो ऐसा नॉर्मली होता है हर जगह कि एयरपोर्ट वाले इलाके में होता है एकदम दुनिया जो है गुलाबी गुलाबी हो जाती, नहीं, पूरा स्मूथ सड़कें, भीतर की सड़कें स्मूथ, सब कुछ इतना अच्छे से था। तो वही है कि 2017 में उत्तर प्रदेश और बिहार सही बात। सेम गर्त में थे, और एक नेता आता है जिसका विजन है कि नहीं साला हमको सुधारना, वही पुलिसिंग तो निकल गया ना बीमारू से, निकल गया बीमारू से। अब इसमें एक रॉबरी हो गई, इस प्रकार के जितनी लूट चुनौती और ये जो हैं, इनमें आंकड़े बताते हैं। मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया का कभी वो आंकड़ा पढ़ा था, 60% की गिरावट है महिलाओं से जो अपराध है, चेन स्नैचिंग, यौन अपराध। तो ये बहुत बहुत कम हुआ है। आई थिंक महिलाओं से अपराध जो है वो करीब 15-20% से कम हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हुई हैं, और ये सारा जो है ना, ये जो लोग प्राइड फील कर रहे हैं इन सारी चीज़ों में, भाइयों ऐसा है कि आपके जो परिवार है ना, उनके ऊपर भी ये सब होना था। ऐसा नहीं है कि आप बच जाओगे इन चीज़ों से। अभी तो क्या है कि हमें ये तो चीज़ समझ में आ रही है कि भाई एक वोट का महत्व क्या होता है, लेकिन एक चीज़ हमने जो ट्वीट में पढ़ा था उसमें लिखा है, उसने लिखा कि हिंदू मुसलमानों सबका मसीहा था। जिस टाइम पे ये लोग विधायक हुआ करते थे ना, तो मुलायम सिंह की सरकार खुद पुलिस वालों को मंदिरों में भेज के घंटे हाथ से पकड़वा के खड़े करवाती थी कि जिस टाइम पे हमारी अजान हो रही है उस टाइम पे हवा से भी अगर ये टन टन ना बोल जाएं, तो उस टाइम हिंदुओं को कितना दबा के सप्रेस करके रखा गया था। और आज वही है कि योगी जी खुद बोल रहे हैं कि भाई जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे, ये गीत भी बज रहे हैं, और अब तो मथुरा भी वेट कर रही है। ये एक वोट का इतना बड़ा ताकत है कि हमारा जो देश का हमारे जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है वो भी इतना स्ट्रांगली बात कर सकता है हमारे धर्म को लेकर के। और उस टाइम पे होता था कि पूरी फोर्स लग जाती थी कि हमारे मंदिरों में घंटे भी ना बज सके उसको रोकने के लिए। होली अभी गई है, होली का पूरा त्योहार बंद करवा दिया था आजम खान ने, कह दिया था कि मनेगा ही नहीं। एक मुसलमान व्यक्ति जो हिंदुओं से घृणा करता है, कुंभ का उसको अध्यक्ष बना दिया गया था। तो ऐसी ऐसी चीजें हमने उत्तर प्रदेश में भाई साहब झेली हैं। चलिए यूपी से दिल्ली पे आते हैं जी, वो भी यूपी का ही है वैसे। हाँ हाँ, तो जरा सा उस पर भी कि इन्होंने इतनी नौटंकियाँ की पीछे में
बाप को जो है चलवा दिया, वो ऐसे करके प्रणाम, और वो भी कर रहा है। पत्नी जो है आदरणीय वो सुनीता केजरीवाल जी, आपने तो कुछ जिया है वो। नहीं मैं उस पे मुझे जाना ही नहीं है जी उस पे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ नहीं मैं बहुत ही सम्मान के साथ वो जो है आतिशी जी को उस कुर्सी से हटा दिया गया। वो भी शायद एक आध बार प्रेस कॉन्फ्रेंस उस कुर्सी पे बैठ के किया है उन्होंने। उस पे किया है अभी उनके पीछे अरे से वो वो झंडे वाला तो याद अभी नहीं है बैठने दे रहे ना, जब से ये सुनीता वो केजरीवाल आई है। केजरीवाल जो है ना वो पीछे से हटा ली गई है। हाँ तो इस पे मतलब ये क्या लगता है कि मनीष भाई के साथ लंबे समय तक रहेंगे, या ही हैज थ्रोन मनीष सिसोदिया अंडर द बस? कल जो स्टेटमेंट उसने कोर्ट में दिया ना कि भाई मेरे से तो मिलने बहुत सारे विधायक आते रहे, उसमें मनीष को किसी ने डॉक्यूमेंट दे दिया तो इसमें मेरा क्या, इस टाइप का स्टेटमेंट दिया है। और उसका वकील इतना बकलोल आदमी था साला, उसका वकील बोलता है कि हाँ ठीक है, आपने बोला कि 100 करोड़ जो है गोवा में खर्च हो गया, तो हो गया ना, खर्च हो गया, मनी ट्रेल कहाँ है? तो वो मान रहा है कि गोवा में जो है ये खर्च हो गया। तो इस टाइप का उस पर क्या मतलब आपको क्या लग रहा है? मेरे ख्याल से तो गया लंबे समय के लिए। मेरे को कहीं से नहीं लगता, क्योंकि इनकी बकैती इस लेवल की हो रही है कि वो लंबे समय तक। और यहाँ से केवल ये नहीं है कि सफाया जो है वो केजरीवाल का नहीं है, आम आदमी पार्टी का सफाया हो रहा है ये दिल्ली से, क्योंकि केजरीवाल के बेसिस पे ही आम आदमी पार्टी चल रही थी। वो आम आदमी पार्टी अब सुनीता केजरीवाल के दम पे नहीं चल पाएगी, या आतिशी मारलेना के दम पे नहीं चल पाएगी। और ये एक्चुअली में क्या है ना कि अरविंद केजरीवाल, ये मेरा ओपिनियन है कि बहुत इनसिक्योर्ड है, बहुत ज़्यादा, और ये कभी नहीं चाहेगा कि सत्ता के शीर्ष पर कोई और पहुंचे। जब से पार्टी बनी है तब से अब तक, जबकि इनके प्रस्तावित ये था कि हर साल बदला जाएगा पार्टी का अध्यक्ष जो है, आज तक कौन है बता दीजिए। वो जैसे संविधान ही बदल दिया ना अपना। वो जैसे जो हमारी प्रिय सोनिया जी जो हैं, वो 20 साल तक वो बनी रहती है अध्यक्षा। वो, और उसके बाद भी राहुल बना दिया। नहीं, कमाल की बात ये होती थी ना सोनिया गांधी के टाइम पे कि सोनिया गांधी अध्यक्ष बनती थी, फिर सोनिया गांधी को रेजिग्नेशन देती थी, फिर सोनिया गांधी के रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करती थी, और फिर कहती थी नहीं सोनिया गांधी, नहीं सोनिया गांधी जी आप फिर से बन जाओ। तो फिर सोनिया गांधी जी की बात मानती थी, और सोनिया गांधी जी फिर से और ये देख लोगे आप कि ये जितने भी पवन खेरा वगैरह हैं, ये कहाँ आगे बढ़ पा रहे हैं? नहीं बढ़ पा रहे ना, रोते ही रह जाते हैं ये। तो वो जो सोनिया गैंग के पुराने स्टॉलवर्स हैं, वो ही आज भी उनको ही राज्यसभा भेजा जाएगा, वो सारी चीज़ें उनके साथ ही हो रही हैं। इसी प्रकार से जो अरविंद केजरीवाल हैं, वो पंजाब में तो कैसे कैसे ये भगवंत मान बना है वो सब जानते हैं। शुरुआत में इसका बिल्कुल भी नंबर नहीं था भगवंत मान का। वो तो भगवंत मान ने वो देखा था, भगवंत मान एक सभा मुझे याद है भगवंत मान का क्या हुआ कि वो स्पीच चल रही थी केजरीवाल की, उसमें सामने जो लोग बैठे हुए हैं, अचानक से पंजाब में चल रही थी ये, पंजाब इलेक्शन से पहले, तो सामने बैठे लोग थे, चिल्लाने लगे भगवंत मान जिंदाबाद, भगवंत मान सीएम, ऐसे ऐसे भगवंत मान फॉर सीएम, इस प्रकार के। एक और था किस्सा इसी में केजरीवाल और भगवंत मान को ना, केजरीवाल ऐसे करता हुआ ओपन गाड़ी में ऐसे करता हुआ चल रहा था, भगवंत मान को क्या रखा था, तो नीचे बैठी हो, ठीक है। भगवंत मान आता है ऐसे हटाता है उसको, यो करने लगता है। और लोग अपने खड़े कर तो दिए ही थे पहले से, पंजाब में तो उसका था ही, तो लोग चिल्लाने लगते हैं भगवंत मान जिंदाबाद, भगवंत मान जिंदाबाद। वहां से छीनी है उसने उसके हलक में डाल के। भगवंत मान थोड़ा सा लगे आपको कि ऐसे ही अपना थोड़ा, बिकॉज उसका पास्ट ऐसा रहा है, बट उसको पॉलिटिक्स आती है, उसने जिस प्रकार से सत्ता ली है, हालांकि मुझे नहीं लगता कि ही आप जो बोल रहे हैं ना, वो इससे भी मतलब प्रतिबिंबित होता है कि अभी ये जो आया था ना केजरीवाल के जेल जाने पे, उसका स्टेटमेंट आप सुनना, उसने 2 स्टेटमेंट दिए हैं। एक में भी केजरीवाल जेल गया गलत है नहीं बोला है, बोला पंजाब दी झांकी जो है वो नहीं आने दीजिए, ये तो चाहेंगे जनगण मन से पंजाब हटा देंगे। वो पूरा अपने आप को प्ले अप कर रहा था। मेरे को कई बार भगवंत मान जी को मैं पुत्र रत्न की प्राप्ति पे भी बधाई देना चाहूंगा। हमारी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई है आपको। पर पॉइंट ये आ जाता है कि उस बंदे को पता है, अब देखो जैसे ये बातें कर रहा है, वो बेसिकली अपने आप को पंजाब से जोड़ना चाह रहा है। और उसने आई थिंक ये स्टडी, बिकॉज
आप जब याद करोगे ना कि 2002 2007 और ये जितने भी इलेक्शन थे इनकी कवरेज अगर आप देखोगे गुजरात इलेक्शंस की, तो नरेंद्र मोदी क्या करते थे। अब नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर बोल गई सोनिया गांधी। नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि वो बोलते हैं लोगों से, वो बापा नगर में पता नहीं कहाँ पे रैली थी, वहाँ पे बोलते हैं कि भाई तुम लोगों ने मुझे चुना है, तुम लोगों ने क्या मौत का सौदागर चुना है। तो बेसिकली क्या तुम लोग मौत का सौदागर हो? वो सोनिया बेन तुम लोगों को मौत का सौदागर बोलने गई है। क्या तुम लोग मौत का सौदागर हो? हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ कि ना, बोलो भाई साहब। ये मतलब बेसिकली जो नैरेटिव बेचा गया वो ये था कि मैं गुजरात और गुजरात में, इस टाइप का, जब मेरे साथ गुजरात है मैं गुजरात हूँ, इसी टाइप का नैरेटिव ये बेचने का प्रयास कर रहे हैं। बट ही इज नॉट अ, वो उतना सीरियसली नहीं बेच सकता, क्योंकि वो जिसे कहते हैं ना कि नेचुरल लीडर, वो ही वो काम कर सकता है। भगवंत मान इज नॉट अ नेचुरल लीडर, बट उसने कहीं ना कहीं स्टडी मुझे लगती कर है लेगा वो acquire कर लेगा। पॉलिटिकल एक्यूमेन तो आ ही जाता है धीरे धीरे। आप वहीं पे रह रहे हो तो पॉलिटिकल एक्यूमेन आएगा। अभी इसमें मोदी का ना एक चीज ये थी कि आज अंकुर भाई बोलने नहीं दिया जा रहा है। आप बोलिए। गुजराती अस्मिता, एक शब्द था गुजराती अस्मिता। उस गुजराती अस्मिता पे इतना ज्यादा काम किया गया 2004 के बाद से। तो मतलब जब वो अटल जी ने उनको कह दिया कि भाई राजधर्म का पालन करो, उसके बाद से उन्होंने गुजराती अस्मिता पे काम किया। और 2003 से लेके 2012-13 तक लगातार गुजराती अस्मिता। और 2012 में वो फिर हिंदी में भाषण देने लगे, नहीं तो उससे पहले हिंदी में बोलते भी नहीं थे। अब वही चीज जो है ये भगवंत मान करने का ट्राई कर रहा है। हिंदी में तो भाषण इसलिए देते थे कि मतलब हम लोग को लगता है कि वो तैयारी जो है 2014 में मोदी ने चालू की, जबकि 11 से वो कॉन्शियस था कि मुझे कहाँ पहुँचना है। तो वही एक विजनरी लीडर का ये देखो निशान होता है। 9 के बाद मोदी जी ने अपनी तैयारी कर दी थी वैसे शुरू। हाँ। और बहुत सारे लोग उस टाइम पर अडवाणी जी को बनाया जाए उसके बहुत विरुद्ध थे। केजरीवाल पे आइए। देखो केजरीवाल जी के विषय यार मैं ना इतना ट्राई करा है, जब हम आपकी वीडियो देख रहे थे मेरे को खांसी भी आ रही थी, और मैं इवन ढीली पहन के आया था कि अगला मुख्यमंत्री जो है भैया, भाइयों बहनों, दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री मुझे ही चुने, मुझे खांसी भी है और मैं ढीली शर्ट भी पहनता हूँ और मैं चप्पल पहन के आया हूँ। तो मैं देखो ये नंगा पैर भी है, बाहर निकलवा देते हैं अजीत भाई। रेनॉल्ड्स का पेन तो नहीं है, नहीं इसमें जेब भी नहीं है ना, जेब भी actually। नहीं है ना। हम ना खाते हैं ना खाने देते हैं। पर फटी भी नहीं है ये। नहीं अरे नहीं, नीचे से फटी हुई है, नीचे से फटी, नीचे से फटी नीचे से फटी हुई है। शर्ट क्या फटी है? शर्ट। हाँ तो ऐसा है कि भाई मैं केजरीवाल जी को के प्रति मेरी बहुत सहानुभूति है, और केजरीवाल जी को बिल्कुल गलत अंदर ले जाया गया है। सबसे बड़ी चीज़ कि मैं उनके विषय में कुछ भी गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि उनकी आत्मा हमारे बीच में है और वो सुन रहे होंगे यहीं पे बैठे हुए। इसीलिए जैसे कि आपने कहा कि मैं भगवंत मान जी को उनके बेटे की शुभकामनाएं देता हूँ, बेटी की शुभकामनाएं देता हूँ। उसका कारण मैं समझ सकता हूँ कि कभी भी दरवाजे पर आपको पंजाब पुलिस खटखट करती हुई नजर आ सकती है। तो मैं भी हर वीडियो में आम आदमी पार्टी का जो समीक्षा होती है मैं कभी आलोचना नहीं करता। आप AI जनरेटेड फोटो बांट रहे थे, उस चक्कर में आपको योगी जी ने कहा कि हाँ बांटो और 2-4 पुलिस ले लो। साला हम देखे घंटी बजाए पुलिस वाले ने इनका आके। मुझे लगा कि भाई रात ही में मतलब उधर दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन को टैग किया गया, साला इतनी जल्दी दिल्ली पुलिस आ गई। मतलब घर एक्चुअली क्या हुआ, मैं जिन्ने पे ऊपर खड़ा हुआ चप्पल झाड़ रहा था, तो मुझे इधर सामने दिखा पुलिस वाला, साला पुलिस वाला आ गया यहाँ पे, कैसे आ गया साला। और वो रोजाना मिलते राम राम करते, इनको शक्ल नहीं पहचान में आई। अरे नहीं भाई, पहले सबसे वर्दी दिखती है सबसे पहले, और जो कांड हम लोग करते रहते हैं ना उसमें तो भाई एक बार को मैं मान लूंगा कि साला मुखौटा लगा। पंजाब पुलिस ने जो किया है रचित के साथ, ये अगले रचित नहीं बनना चाहते तो ना भाई हमको नहीं बनना है। एक सेकंड, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो मेरी आज मेरे को बोलने, मैं बिस्किट खा रहा हूँ, आप बोलो। मैं ये कहना चाह रहा था कि इतना रोना मचा रहे हैं, केजरीवाल गिरफ्तार कर लिया, सिसोदिया गिरफ्तार कर लिया, साला तुम क्या कर रहे हो? तुम एक यूट्यूबर जो है अपना भाई कैसे खा कमा रहा है, कितना मैटर करता है कि यूट्यूबर है, उस बंदे को तुमने साला शादी से उठवा लिया। उसने आपने बोला ना इनसिक्योर बहुत ज्यादा है, मतलब एक यूट्यूबर से। अच्छा अब उसको छोड़ो, चलो LPU वाले यूट्यूबर को, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, वो और उसने तो उसको इतना तगड़ा एक्सपोजे मारा था ना। तो मैं केजरीवाल जी के साथ हूँ, मेरी सद्भावनाएं, मेरी दिल की सारी वो उनके साथ में है। मैं जल्दी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वाला हूँ और जल्दी ही दिल्ली में मिलते हैं बस।
हाँ, राघव चड्ढा की जगह खाली भी हुई है। राघव चड्ढा की जगह खाली नहीं, केजरीवाल की जगह खाली हुई है भाई। मैं छोटे में नहीं मानूंगा, मैं जब तक सीएम नहीं बनूंगा जब तक नहीं ज्वाइन करूंगा मैं। अच्छा, राघव चड्ढा नहीं आया वापस? मजेदार आदमी है, वो चला गया है क्या? राघव चड्ढा चला गया क्या? कर रहा है वो तो। उनका आंख का कुछ ऑपरेशन हो रहा था। अरे ऑपरेशन अरे वो तो ठीक है, लेंस लगवाने गया था, पर लेंस के बाद आपने केजरीवाल के बारे में एक शब्द नहीं बोला। पत्नी भी वही है, वो निकल गया क्या? पत्नी कल आ गई। देखो केजरीवाल कितना खतरनाक आदमी है, पन्नू वाले स्टेटमेंट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। जो उसको फंडिंग की बात हुई है, जो अंदरूनी फोटोज सामने आए हैं, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। दिल्ली सेंटर है मेरे भाई, यहाँ की सत्ता को आपको हथियाना आसान है, लेकिन साथ ही साथ जो आपने पिछले वाले वीडियो में बात हुई थी कि केजरीवाल जितने भी बॉर्डर स्टेट है, बाहर के जितने भी स्टेट है, उनमें सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है। गुजरात में उसने पूरी ताकत झोंक दी, पंजाब के अंदर, गोवा के अंदर उसने पूरी ताकत झोंकी है। अब देखो यूपी का है, लेकिन यूपी में नहीं आया, वो नॉर्थ ईस्ट में चला गया। तो कारण क्या है कि जब बाह्य शक्तियों के साथ में और जो भारत को तोड़ने के काम कर रहे हैं, उन शक्तियों के साथ में आपने काम करना हो या हाथ मिलाना हो, तो इसी तरीके की चीज़ें होती हैं। और उससे बड़ी बात कि आप सेंटर में बैठ गए जहाँ पूरा मीडिया है। इसी स्टेट के अंदर आप जब शीला दीक्षित को गाली देते हुए आए थे, तो कौन से मुद्दे उठाए थे इन्होंने, और उन्हीं मुद्दों पर ये सब फेल हुए। और पहले ये क्या कहते थे, पहले ये कहा करते थे कि शीला दीक्षित जो है, जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आती थी, तो जब ये क्या, हाँ कमजोर, क्या दिल्ली को ऐसा कमजोर मुख्यमंत्री चाहिए? कमजोर नहीं हो सकता। अच्छा, मीटर में भी, मीटर में फूंक मार के बोला देखो ये मीटर चल गया, अब ये हवा आती है पीछे से, पानी नहीं आता है, अब आपका मीटर चल जाता है, और उससे आपको पानी का बिल देना पड़ता है। तब और इसके समर्थक कहते देखे आईआईटी वाले जो है सीएम होने से ये फायदा। यही तो अगली साइंटिस्ट है, वो टोपी तिरछी करके यहाँ के बटन से खोल के ढीली शर्ट, मनीष भाई भी तार जोड़े थे ऊपर, खंबे के तार जोड़े थे ना, बिल जलाए थे, बस हो गया क्रांति। तो मैं तो भाई देखो वामपंथी क्रांति ऐसे ही है। यस, मैं तो आगे की तैयारी में लगा हूँ, अभी मैं चेक वाली शर्ट लेके आऊंगा। अगली क्रांति आप करना चाहते हैं? हाँ, आगे की तैयारी से याद आया, कंगना रनौत का कैंडिडेचर अनाउंस होता है, लेकिन कुप्रिया का नहीं हुआ, बेचारी ने इतनी गाली दी। नहीं तो उनका पता नहीं चल पाया ना कि वो मतलब कुछ पता नहीं चल पाया कि वो है क्या, नहीं वो है क्या, वो पता नहीं चला, तो एक कॉलम में भरना होता है। अच्छा, नहीं लेकिन वो भी होता है कॉलम में, उसका भी मार्क होता है। नहीं जो भी है, अब हम उस पर जो महिलाओं का तो मैं बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ बचपन। लेकिन आपने कहा महिला, आपने भी जेंडर की बात ही ऐसी करी है, फिर आप महिला बता रहे हो। नहीं, मैं जेंडर की बात ही नहीं कर रहा हूँ ना, कि मैं तो वो बोल रहा हूँ, मैं कॉलम में मैं वो बोल रहा हूँ, उस कॉलम की। हाँ तो वो है। वो कौन सा कॉलम है? ये जो कांड हुआ, इस पे बताइए कि क्या सच में वो ये क्लेम कर सकती है कि वो हैंडल किसी और के पास था, उसने ऐसा पोस्ट कर दिया, या प्लान था वो बैकफायर कर अरे गया? आज तक फिर पकड़ा क्यों नहीं गया भाई? बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी थी, मुझे तो ये लगता है। और उससे भी बड़ी बेवकूफ़ी ये क्लेम करना है कि मेरा तो हैंडल हैक हो गया। तुमने सॉरी नहीं बोला एक भी बार? और उसका इतिहास देखो ना, वो गालीबाज है भाई, ये वर्ड लिखना तो उसके लिए बहुत नॉर्मल है। मतलब कमाल की बात है कि आप साला, आपके प्रयास हैं कि आप भविष्य में कई मंत्री की पोस्ट पे आओ, ठीक है, आपके प्रयास थोड़ी हुए। इसलिए है कि मंत्री बनूं। यार उसको प्रियंका गांधी की सिक्योरिटी बाहर फेंक देती है भीड़ से, वो मंत्री बनेगी क्या? हाँ यार, दो चार भाई लोग अपने तो लगे दिमाग में होंगे तो यही फेंकने सोचती है वो। फेंकने में 2-4 सिक्योरिटी लगी होगी, एक से तो फेंक नहीं जा सकती। 4 थे पूरे। हाँ तो वही, हाँ तो ये मुझे यही सारा बिल्कुल बकवास पॉइंट लग रहा है कि मेरा अकाउंट हैक हो गया, ये हो गया। क्योंकि क्या होता है कि आई थिंक जब आपका अकाउंट हैक भी हो जाता है और उसको आप वापस पाने का प्रयास करते हो, तो कोई ना कोई ईमेल जरूर आती है, ठीक है, जो सोशल मीडिया कंपनी। वो हैक की बात नहीं कर रही है, वो ये कह रही है कि जैसे पुलकित का अकाउंट है, पुलकित हम चारों को रखे बैठा है कि तुम मेरे अकाउंट पे पोस्ट कर दिया करो। अच्छा, तो वो बंदा आज तक सामने ही नहीं आया, बल्कि पहले उसको तो गोली मार दो। ये हैक होता तो मान लेते, लेकिन उसने कहा कि मेरे किसी बंदे ने कर दिया है, गलती से हो गया। मैं ट्राई करूंगी कि खोजने की कौन है वो बंदा, अभी तक पकड़ा नहीं। इनको 10-20 लाख न रख रखे थे। हाथ जो है कांटों के झाड़ में डाला, कौन सा कांटा चुभा, ये वाली बात हो गई है कि इन्हें पता ही नहीं है कि किसको पासवर्ड। ये तो मुझे सारा फ्रॉड मामला लगता है। बाकी क्या होता है ना कि ये भी नौसिखिया ही लगती है मुझे, ये भी कुछ भी बोलती है एज अ पॉलिटिशियन। राजदीप के साथ भी ऐसा ही हुआ था, राजदीप ने उल्टी सीधी बातें लिखी थी, उसके बाद उसका भी अकाउंट हैक हो गया था। चंद्रशेखर रावण के साथ भी ऐसा ही हुआ था, उसका भी अकाउंट हैक हो गया था। गंदी गालियां लिखी, बोला मेरा तो किसी और ने लिख दिया था।
हाँ, तो ये एक बहुत ही इजी वे आउट सा हो जाता है कि भाई हमारा तो अकाउंट हैक हो गया, किसी और ने कर दिया, ये कर दिया, हम तो इतने बिजी लोग हैं, हम थोड़ी कर सकते हैं। तो ये सारी जो बकवास है, ये सब मुझे तो कुछ का वो लगता नहीं है। भाई आज इनके अकाउंट हैक हो रहे हैं, कल ईवीएम हैक होगी और ये फिर रोवेंगे बस। मेन बात वही है कि एक नहीं है ना यार, तुम्हारा अकाउंट साला मृणाल पांडे और वो कंटिन्यू बोल रही है भाई, कम से कम वो सच्ची है कि वो खुद बोल रही है और कंटिन्यू बोले जा रही है, वो अपने और डिफेंड कर रही है उसको। तो यार देवदत्त पटनायक ये ना हो गए पागल। देवदत्त पटनायक हो गया, मृणाल पांडे हो गए, ये हो गए इनको लगा ही नहीं था कि कभी ऐसा हो जाएगा कि भाजपा सत्ता में आ जाएगी और इतने टाइम तक रहेगी और आगे भी हटने के कोई चांस नहीं लग रहे। तो अब ये पागल हो चुके हैं, रवीश कुमार पागल हो चुका है। थर्ड टाइम में किसी पूरे विपक्ष के पास ऐसा मुद्दा नहीं है, उनको अंदर से विचार तलक नहीं है, बस वो ये तो कह रहे हैं इनका अगर इंटरनल मीटिंग भी होती है तो कहते हैं 350 तो आगे, भले 400 ना, भले 400 नहीं आने देंगे, वो 399 पे भी अगर रुक गए तो बस इनका ये मकसद है, यस हम जीत गए। आप जो पागलपन की बात हो, मैं साला गाजियाबाद नहीं जाता हूँ, रवीश जैसे लोग दांत काट लेंगे साला राह पे, कोई ठीक नहीं इन लोगों का। तो इनका यही है। और इसमें एक नहीं था यार, एक दो रहता ना, मुझे इसीलिए लगता है कि ये इन्होंने किया था, इन्हें आइडिया नहीं था कि संघी लोग जो है इसको जो है ऐसे कर ले। ये तो साला ये देवदत्त पटनायक की तो कोई ट्वीट देख लो, उसमें साला बिना ब्राह्मण शब्द लिख के वो मानता ही नहीं है। मैं तो है तो ब्राह्मण पुत्र ही, लेकिन अब हो सकता है कि कुछ और भी मिक्सचर हो गया। होता है ना कि जैसे कोई नाम जाकिर है, वो लिख रहा है कि अपने आप को मुसलमान है, बट बीज त्यागी का है, इसी प्रकार से हो सकता है कि वो कुछ और लिख रहा हो, लेकिन का मतलब था कि ब्राह्मण जो है उसको गाली दिए बिना नहीं मानता। उसको पता है ना वो कहाँ, उसका कहाँ से अंकुरण फूटा है, उसको पता है। हाँ, तो वो तो वैसे भी पटनायक तो वैसे भी ब्राह्मण ही होते हैं, उसे पता लग गया है, लेकिन अम्मी ने बता दिया उसकी। तो कोई मैटर नहीं करता कौन किस कास्ट है, कौन क्या है, बट आप बेसिकली हर चीज़ के लिए साला एक कम्युनिटी को आप वो करोगे तो आप कहीं ना कहीं एक नया, जिसे कहते हैं ना जूस, वो पैदा कर रहे हो। वो आपने कैसी स्थितियां ऑलरेडी पैदा कर दी हैं। आई थिंक मैंने एक अपने वीडियो में यूनिवर्सिटी में देखो क्या नारेबाजी हुई है। हाँ राइट, ब्राह्मणों भारत छोड़ो। हाँ, मतलब साला बंगाल वाला कौन सी यूनिवर्सिटी है? जादवपुर, उसमें देख लो, कहीं पे भी देख लो। और भाई क्या क्या फ्रॉडबाजी करके ये सब किया जाता है। मैं अभी एक पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें बोला कि ये जो सारा ये जो जाति वाला सिस्टम है ये ब्राह्मणों ने पैदा किया है, इस वजह से ब्राह्मणों का या मतलब उसने तो प्रॉपर इनडायरेक्टली ये बोल दिया था कि नरसंहार भी जायज़ है। एक चीज में अब उसमें भी क्या था, अभी एक बार मेरा और आपका आई थिंक ये कुछ डिस्कशन हुआ था, मुझे याद आ रहा है। तो फिर आगे बोला कि जो ये मनुस्मृति से ये सब आता है और मनु जो था वो ब्राह्मण था। साले क्या फ्रॉड है। मनु वॉज अ क्षत्रिय। अगर मनु ब्राह्मण था तो वो राजा कैसे बना? और राजा था तो वो ब्राह्मण कैसे बना? इससे भी एक मजेदार है, आपको बात बताता हूँ, जो इनका प्रोपेगेंडा है। यहूदियों को फिलिस्तीन वाले मारते हैं तो फिलिस्तीन वालों को लगता है कि हम असली मुसलमान हैं, लेकिन यहाँ वही नफरत किसके खिलाफ आप निकालोगे? तो ब्राह्मणों को यहूदी बता करके पहले कश्मीर के अंदर और पूरे भारत के अंदर। आपको पता नहीं है, भूमियारों को इजरायली बोला जाता है। हाँ राइट, यस। और मारने के लिए सिर्फ वो नफरत कहाँ जाएगी? नहीं, हम लोग को तो हमारे रारपने के कारण इजरायली बोला जाता है कि यहूदी पेले हुए ना इन लोगों को, इस कारण से बोला जाता है। वो अभी बात तो चल रही थी ना, ब्रजेश सिंह ये कौन थे? हाँ, रामेश्वर मुखिया कौन? रामेश्वर मुखिया कौन था? हाँ, तो उनका मैंने वो पढ़ा था, रामेश्वर मुखिया का, उनका जो एक नारा हुआ करता था, उसमें वो परशुराम का नाम लेते हुए उसको। बट ये जो अभी हम मनु वाली बात कर रहे थे, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लियर करनी। लोगों को पता होना चाहिए कि भाइयों एक मनु नहीं है, पहली बात तो यही 14 मनु हैं। अब क्या होता है कि जो ब्रह्मा होते हैं ना, ब्रह्मा का एक दिन वो अब हमारे जो करोड़ों वर्षों के बराबर होता है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो एक दिन जो ब्रह्मा का होता है उसको बोलते हैं एक कल्प। एक कल्प, ऐसे 14 कल्प हैं और हर कल्प का एक मनु है। उसी ही मनवंतर कहा गया है, एक मनुवंतर है, उसी को कहा गया। अब इसमें भी दो कॉन्सेप्ट आ जाते हैं कि जो हर कल्प का अलग अलग मनु है वो अलग अलग मनुस्मृति देता है। एक कॉन्सेप्ट ये है कि जो पहले मनु थे
उन्होंने मनुस्मृति दी और वो आगे चलती आ रही है। तो दोनों कॉन्सेप्ट के अनुसार जो मनु थे वो क्षत्रिय थे। जैसे शास्त्र में भी कई बार आपको मतलब दिख जाएगा कि यार ये पुराण तो ये बोल रहा है इसी बात पे और दूसरा ये, तो उसको कल्प भेद बोला जाता है कि आप जो पुराण पढ़ रहे हैं वो उस कल्प का नहीं है। उसी तरह जैसे काकभूषुंडी कहते हैं कि मैंने 17 बार रामायण देखी और 11 बार महाभारत और सबके परिणाम अलग थे। तो वह भी बात है। और मनुस्मृति जो हमारे पास है उसमें 80 श्लोक जो है मिसिंग है कि ऊपर का साला तुमको कंटेक्स्ट पता नहीं, नीचे का पता नहीं, बीच का तुमने इंडिपेंडेंटली 2 लाइन निकाल करके जो बोल रहा है कि मनुस्मृति मेंशन करती है कि जो ब्राह्मण है वो भीख मांग के ही खाएगा। मनुस्मृति मेंशन करती है कि अगर तेरे ब्राह्मण के हाथ में कुछ खाने को है वो तो एक दिन में सिर्फ एक बार खाएगा। अगर खाने को कुछ मिल भी गया है रात को, अगर वो शाम को कुछ खा भी रहा है बैठ के और सामने कोई दिख जाए जो भूखा है तो अपना खाना उसको देगा। और इसी प्रकार से सजा के प्रावधान है। क्या ये दंड 4 गुना मिलता है क्या शूद्रों से? आप ये बताओ, धन अर्जित नहीं कर सकता, जमीन पे सोना है, ये सब चीजें मेंशन की गई हैं। अब एक बात बताओ मुझे, क्या इसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं कह सकते? नहीं, बिल्कुल बताओ, नहीं कह कहने का तो ब्राह्मण बनना आसान नहीं है, उसका जो जीवन है कठोर तप वाला है। भाई ब्राह्मणों का दर्जा देवताओं से ऊपर होता है जो एक्चुअल actual है, डेफिनेशन जो है। त्याग के कारण है, वो त्याग के कारण है, संग्रह के कारण नहीं। अब हम तो खैर देखो इसी कारण से हम तो अपने आप को ब्राह्मण भी नहीं कहते, क्योंकि हम कर्म वाइज तो है नहीं भाई, देखो है ना। तो जो ब्रह्म को प्राप्त कर ले वो बेसिकली ब्राह्मण होता है। अब उसको साला तुम इस तरीके से एक जिसे कहते हैं ना नरसंहार की स्थिति पैदा करना, वो मुझे आप बोल रहे थे कुछ। नहीं, मैं यही बता रहा था कि ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत का होना ये सिर्फ और सिर्फ किसी भी समाज को, सोसाइटी को समाप्त करने का पहला स्टेप होता है। आप जब एनिमी इनको चाहिए, बख्तियावर खिलजी जब आया था, शत्रु इनको चाहिए, वो तो है ही है। लेकिन क्या है कि ब्राह्मणों को टारगेट करने का कारण ये था कि उनके द्वारा ही सभी क्षत्रियों को देश की रक्षा के लिए, संचालन के लिए उपदेशित किया जाता था। यदि आप जो मूल है, जड़ है, यानी कि अध्यापक जो है, अगर आप उसको समाप्त करोगे, जैसे बख्तियावर ने सबसे पहले यूनिवर्सिटी समाप्त करी, मैकॉले ने हमारी गुरुकुलीय शिक्षा समाप्त की, तभी आप दूसरे गुलाम बना सकते हो। तो जिस रक्त के अंदर, जिस डीएनए के अंदर दूसरों को उपदेश करना और मृत्यु भय जिसके अंदर ना हो, भाई गीता जी में कहा गया ना कि यह आत्मा अजर अमर अविनाशी है, लेकिन इसको अपने अंदर शाश्वत उतारना बड़ी बात होती है। तो वो ब्राह्मण ही हो सकता है जिसने सत्य को सत्य के रूप में जान लिया है, जिसको पता है कि ये मिट्टी है, तो वही इससे मोह छोड़ सकता है और वही व्यक्ति लड़ सकता है। तो यदि आप उसी को भी हेड कर दो तो भाई वो बोलना तो बंद कर देगा ना। कहते हैं ना कि ये स्पीकर चल रहा है, उसके तार हटा दो, बस वो चीज है। आप जो बात बोल रहे हो ना, ये बहुत नॉर्मल सी बात आपने बोली है, पर इसी बात को लोग कहेंगे साले कास्टिस्ट लोग हैं। नहीं भाई हैं, बस हैं तो हैं, बस हम तो हैं, डीएनए है तो हम तो बोल देंगे भाई, बात खत्म। भाई हमारे अस्तित्व का सवाल है। आज अगर ये कहा जा रहा है कि दीवारों पर लिख दिया जा रहा है कि ब्राह्मणों को हम समाप्त करेंगे और तुम्हारा खून कर देंगे, हम आ रहे हैं, तो हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे। आई थिंक ना लोगों को ये पता होना चाहिए कि भाई जो हमारे घरों में फरसे अभी भी मिल जाते हैं। नहीं, अब तो खैर ऑटोमेटिक भी आ गए हैं, फरसे ही नहीं रहे। तो क्या था ना, सेंट जेवियर्स था, ठीक है, बहुत क्रूर था वो। उसके किस्से कभी और जानेंगे, पर उसने ना अपनी क्रूरता के चलते एक चीज कही थी कि अगर ब्राह्मण ना होते यहाँ पर तो हम पूरे देश। अच्छा, सेम चीज अभी हम जो वो एक अन्नामलाई पे वो वीडियो कवर किया, उसमें जो इतिहास बताया गया है कि किस तरीके से ड्रेविडियनिज्म जो है वो वहाँ पर घुसा आइडियोलॉजी के रूप में। उसमें भी सेम चीज़ जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो कह रहे हैं कि अगर आपको यहाँ पे लोगों को कन्वर्ट करना है तो इन ब्राह्मणों को पहले खत्म करना फर्स्ट वॉल ऑफ डिफेंस है ना, इंटेलेक्चुअल वॉल है। ब्रिटिशर्स ने बोला ये बात कि ब्राह्मण जो हैं वो ही पूरी की पूरी उसको चला रहे हैं, मूवमेंट को चला रहे हैं, आज भी चला रहे हैं। अभी भी जितना चला आप रहे हैं। आइडियोलॉजिकली देख लो, रिपोर्टर्स में देख लोगे, थिंक टैंक्स में देख लोगे, चाहे वामपंथ का हो चाहे इधर का हो, सारे ब्राह्मण बैठे हुए हैं। यही बात सब ब्राह्मण है। तो मैं कह रहा हूँ भाई डीएनए को कैसे नकारोगे आप? चाहे वो अभिसार शर्मा हो, अभिसार शर्मा चाहे हो, वो अंकुर आर्य हो, यस,
आगे के पीछे रवीश पांडे हो, चाहे रवीश पांडे हो, मृणाल पांडे, मृणाल पांडे हो, चाहे वो और देवदत्त पटनायक हो, कोई भी हो, वृंदा करात, सीताराम येचुरी, ये सब का पता करो ना कि ये लोग कौन है। कोई आपकी कोई भी अजीत भारती, अजीत अंजुम, पुण्य प्रसून वाजपेयी, तो आप कोई भी उठा लो, चाहे वाम का उठा लो, चाहे यहाँ का उठा लो, दक्षिण पंथ का उठा लो, कहीं का उठा लो, जो भी आइडियोलॉजी चला रहा है, और यहाँ डीएनए को आप नकार नहीं सकते। और यहाँ तक कि राहुल गांधी खुद कहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण हूँ। उस आदमी में 1/4 बचा हुआ है हिंदुत्व, और देखो कितना बवाल वो काटे हुए रहता है, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। लेश मात्र है तब बवाल काट रहा है, अगर 100% होता साला पूरा क्या करता? रहता तो क्या करता? और क्या, वो इटली तक शासन करता। राहुल गांधी अमर रहे, सॉरी अमर रहे, अमर रहे, अरे नहीं, जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। बाद 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 कांग्रेस के समर्थक भी इस क्यूआर कोड के माध्यम से हमें जो है मतलब हमें पैसे भेज सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। कुप्रिया नेत जी जरूर हाँ, सुप्रिया जी भी आपका बड़ा प्रेम निकल रहा है उन पर आज। सुप्रिया जी का भी मैं चाहता हूं कि मतलब आप लोग जो है फंड जुटाइए, उनको देने, टिकट नहीं दे रहे हैं साले, बताइए। जबकि वो तो मुझे लगता है कि उनको 2-3 सीटों से लड़वाना चाहिए कम से कम। उन क्या हुआ ना, सुप्रिया, और इस पे मैंने बनाया वीडियो, पहले ही पीला कर दिया इन्होंने। तो एक न्यूज़ डिवीज़न इन्होंने नया क्रिएट किया है, तो उनको मैंने लिखा कि ब्रो ये देखो ये क्या हुआ, तो क्या दिया पता है रीजन? उसने बोला कि आपने देखिए लाइट कस वर्ड्स तो चलते हैं, लेकिन ये एक्सट्रीम प्रोफैनिटी है, ऐसा वर्ड यूज करेंगे ना। फिर मैंने उनको लिखा इतना बड़ा 1.5 किलोमीटर का लेटर, सुबह उठता ऐसा झटुआ गया मैं साला उसको पढ़ के। मैंने लिखा कि भाई ये फसाद जो है ये बंद करो, कि हम जो है यूट्यूब कम्युनिटी में न्यूज़ डिवीज़न के बोलते काहे कर रहे हो यार, फर्जी का 1 घंटा एक तुमने मेरा पहले ही बर्बाद किया। मैंने उसको लिखा एक्सट्रीम प्रोफैनिटी होता क्या, किसी सेल्फ मेड वुमेन को तुमने कह दिया और हम उस शब्द का प्रयोग ना करें उस पर डिस्कशन करने के लिए। ये कितना साला तुम लोग साले एंटी फीमेल और कितने मिसोजिनिस्ट लोग बैठे हुए, आवाज तक नहीं उठा सकते। नहीं मतलब हम क्या बोलेंगे कि सुप्रिया श्रीनेत ने या मृणाल पांडे ने या कांग्रेसी पत्रकारों के पूरे समूह ने किस शब्द का प्रयोग किया? मंडी से क्या बोले, दंडी, लंडी, क्या बोले उसको? तो ये भी एक जो है नौटंकी लगातार चल रही है। खैर आगे बढ़ते हैं, एक ऑफ द टॉपिक बात करना चाहूँगा। बिल गेट्स ने आज नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू किया, चाहे बिल गेट्स हो, अच्छा आप लोगों ने नहीं देखा, सुना भी नहीं, मतलब कि ऐसा होने वाला ये भी आपको जानकारी नहीं थी। भाई साहब एआई पे, टेक्नोलॉजी पे, पोषण पे, वैक्सीनेशन पे, इस पे किया। और हम और आप सारे लोग संभवतः जानते हैं बिल गेट्स कितना हरामी पीस है, और वो लोग उड़ीसा के ट्राइबल एरिया में, तेलंगाना के ट्राइबल एरिया में क्या कर रहे थे, इस तरह का इतिहास। प्लस जो आदमी पैंडेमिक्स की प्रतीक्षा में लगा हुआ है, क्योंकि वैक्सीनेशन वाले उसमें उसके फंड लगे हुए हैं, ऐसे लोगों के साथ प्राइम मिनिस्टर इंगेज कर रहे हैं। उसके साथ ही सुधा मूर्ति को राज्यसभा भेजा जाना, आप उनके पति का फोर्ड फाउंडेशन से क्या कनेक्शन है वो हम जानते हैं, अजीम प्रेम जी हो गए, टाटा हो गए, इन लोगों का, इन सब का, हालांकि राजीव मल्होत्रा जी के पुस्तक में है, स्नेक्स इन द गंगा में है इसका जिक्र कि ये लोग किस तरह की विचारधारा को फंड करते हैं। ऐसे लोगों पे कल मेरी कुछ अपने विचार के लोगों के साथ इसी जगह पे चर्चा हो रही थी कि यार हम लोगों ने इतना एफर्ट किया इनको एक्सपोज करने के लिए, लगातार लिखे भी, लेकिन वही पॉलिटिकल क्लास जो ऑफ द कैमरा आपको बोले नहीं अजीत जी आप सही बात बोल रहे हैं, इनके साथ क्यों इंगेज करता है? भाई देखो, जब ये वैक्सीन वाला और ये आया था ना, तो उस टाइम पे सब लोगों ने कहा कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और इसके पीछे कौन है, बिल गेट्स, और ये वैक्सीन का पूरा स्कैम और ये सब चीज़ें हुआ, ये सब चीज़ें कि लोगों ने कहा भी है, बताया भी है। लेकिन भाई इस मामले में तो कम से कम ये नहीं कह सकते कि मोदी जी ने किया है तो अच्छा ही किया होगा, क्योंकि इसमें सबको पता है कि बिल गेट्स जो है वो कितना हरामी व्यक्ति है। तो अब भाई देखो, लेकिन मैंने आपसे ही सुना है तो मैं विचार नहीं कर पा रहा हूँ कि ये चल रहा क्या है। नहीं, वो साला काजीरंगा उद्यान में तुम जो है उसके साथ चले गए, वो सब समझ में आता है कि आप जो है वो
क्या नाम बियर ग्राइल्स के साथ जो वो कर रहे हैं वो सब ठीक है, आप अक्षय कुमार के साथ आम चूस रहे हैं और वो सब ठीक है, वो बता रही है कि आप कौन सा वाला नॉन Horlicks पी रहे हो, हाँ पीते हो कि थकते ही नहीं। नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू अलग है, लेकिन यार इस तरह की चीजें मुझे मतलब इनएक्सप्लिकेबल है कि क्या हो सकता है। कि टाइगर श्रॉफ ले लेगा इस बार इंटरव्यू और कहेगा कि आप जो है हाँ वो कर छोटी लेगा, बच्ची हो क्या? छोटी बच्ची हो क्या, वो कर लेगा मैक्सिमम। लेकिन बिल गेट्स क्या क्या वो सुधा मूर्ति का भी मेरे को एकदम से हाँ बोल इसलिए भी नहीं पाओगे कि आप हमें तो पता ही नहीं था। चुनाव के वर्ष में मोदी जी को आप कमजोर करना चाहते हैं। आप 15 लाख लेके भी ये मैं तो इसलिए बोल दिया क्योंकि मुझे 15 यूपी लाख वाले नहीं है। यूपी वाले बोलेंगे अजीत जी आप क्यूआर कोड पे फंड मांग रहे थे और अभी आप डबल इंजन की सरकार में से सीधे मतलब नहीं अजीत जी, मैं इसलिए बोला हूँ क्योंकि मुझे 15 लाख मिले नहीं है, मेरे को तो इधर आके पॉडकास्ट करना पड़ता है। मेरा तो स्टूडियो भी नहीं बना है मोदी जी, अगर आप भिजवा देते तो मैं शायद इस पर ना बोलता। नहीं इसमें देखो पंगा तो था ही और सबको पता है कि फोर्ड फाउंडेशन किस तरीके से काम करती है और भारत के विरोध में किस प्रकार से काम हुआ है, तो ये पंगा तो है ही। अब इसमें क्या इनके राज्यसभा में आने के बाद वो फोर्ड फाउंडेशन को पैसा नहीं जाएगा तो प्रश्न तब और ज़्यादा उठेंगे कि भाई अभी भी आप दिए जा रहे हो, अभी भी नहीं दिए जा रहे हो। पर इसमें ना कई बार मेरे को ये भी लगता था, मतलब टाटा के विषय में जब हम बात करते थे इन सब चीज़ों की या नारायण मूर्ति के विषय में बात करते थे, तो मेरे को ये लगता था कि ये जो मीडिया को पैसा जो देना है ना, ये तो कोई मैनेजर दे रहा है, इनको तो पता ही नहीं हो, संभवतः पता ही नहीं है कि किसको देना है किसको नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं होता है वैसे। हाँ पर इस तरीके की चीज़ें होती है, मतलब जो मीडिया तंत्र को जो चला रहा है उसको इतना % पैसा जो है वो देना ही है। अब वो किसको दे रहा है, वो उसको वायर अच्छा लगा कि हाँ मैंने वायर नया नाम है उसको दे दिया, उस तरीके से होता है। तो वो भी इसका एक प्रोसेस था, क्या था कि आज से दो नहीं याद है एक बंदा था, भाई वो नाम थोड़ा सा बीप करा देना। तो क्या हुआ था, हाँ तो उसने एक बंदा था, उसने करीब 2 साल पहले हमें फ़ोन किया कि मैं आपके साथ कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहता हूँ और इस टाइप से पैसा लगाना चाहता हूँ, आप काम करना, बाकी जो प्रोसेस होता है। उसने हमें एक वो भी भेजी, एक वर्कशीट भी बना के भेजी। वो वर्कशीट बेसिकली एक ऐसी संस्था की थी जो महाराष्ट्र से चलती है, वो वामपंथी है, वो आप लगा लीजिए वागले लगाता है वो पीछे अपने, समझ गए कौन है। तो उसकी शीट जो थी वो भेज दी हमें कि देखो ये इतने पैसे उठा रहा है। वो बंदा उस समय पर मंथ किसी संस्था से 17 लाख रुपए उठा रहा था। उस बंदे का काम आप देख सकते हैं कि क्या काम है उस बंदे का, क्या उसकी रीच है, क्या पहुंच है। वो वेबसाइट चलाता है, वेबसाइट 17 लाख रुपए में पर मंथ वो उठा रहा है। ठीक है, हम लोग कैसे काम करते हैं आपको पता ही है। ठीक है, तो मैं किस बात पे शुरू की थी, मैं वो साला बात ही भूल गया। अच्छा हाँ, मैं ये बताना चाह रहा था कि उस बंदे ने मुझे बोला कि यार ये जो है ना इन्फोसिस वाले हैं और एक विप्रो, ये जो हैं ये मीडियाज़ को कुछ वो करते हैं, फंड करते हैं, तो आप इसमें आवेदन दीजिए, एक यहाँ पे फॉर्म है ऐसे ऐसे, तो उसका फिर जो वो ड्रॉ निकलता है उसके माध्यम से फिर ये आपको भी फंड कर सकते हैं, देयर आर चांसेस। मैंने कहा अच्छा, पर वही है कि हम तो भाई हमने तो कभी भरा नहीं वो फॉर्म, बट उसका प्रोसेस उसने मुझे बताया था। ठीक है, अब ये इसमें वहाँ से कौन हैंडल करता है, कैसे हैंडल होता है वो पता नहीं है, बट पर जो मोटा मोटा हमें समझ में आया ना, वो यही समझ में आया कि टॉप लेवल को पता ही नहीं है कि किसको जा रहा है फंड, और बॉटम लेवल जो है वो अपने आप ही फंड दिए जा रही है। जो बड़ी फंडिंग है वो ऐसा नहीं हो सकता कि टॉप लेवल को ना पता हो। जो छोटी फंडिंग है जैसे वही 10 लाख 5 लाख वायर वगैरह की फंडिंग का उन्हें नहीं पता होगा, बट जो बड़ी फंडिंग है उनका ऑफ कोर्स उन्हें पता होता है। दूसरी बात, जब हम बिल गेट्स वाली बात कर रहे थे तो एट टाइम सब मेरा जो हमेशा सोचने का प्रयास रहता है वो ये रहता है कि चलो दूसरी तरफ से भी एक बार सोच के देखा जाए। तो मुझे एट टाइम्स लगता है कि भाई जो बिल गेट्स के बारे में हमने बात की है वही मेरे भी विचार हैं, पर एक प्रधानमंत्री के रूप में अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो क्या वो बिल गेट्स जैसे व्यक्ति को इग्नोर कर सकता है, एक प्रश्न ये आ जाता है।
तो अब क्या मजबूरियां रही होंगी मोदी जी की वो तो हमें नहीं पता। नहीं, फिर ठीक है कि वही कि एक प्लेटफॉर्म आपको मिलता है, अपनी बात संभवतः आप उस सर्कल में पहुंचाना चाहते हैं जो आपके लिए अभेद्य है। आप अदरवाइज वहाँ पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आप न्यूयॉर्क टाइम्स में भी एडिटोरियल्स पब्लिश करवाते हैं जब आप जाते हैं, यूएस जाते हैं, CNN में आपके इंटरव्यू होते हैं, और चाहे तो वो ये पूरे सब साल आपकी लेते रहे। हाँ हाँ हाँ, फिर भी आप वहाँ जाके कि देखो बिल गेट के साथ बैठ ली क्योंकि उनको वहां तक पहुंचना था। अब इनके पास में वो घोंसले वाली आंटी तो है नहीं, राणा अयूब, नहीं तो वही छाप देती, कितना अच्छा रहता। और मेरे ख्याल से तो वो थोड़े से में भी मान जाती, क्या नहीं। और लेकिन आपका दुख मैं समझ सकता हूँ कि उनके कैटेगरी की एक महिला थी जो राज्यसभा भेज दी, लेकिन 8वीं सूची में भी इनका नाम नहीं आया, और जबकि वहाँ उसको भेजा गया है, यहाँ ये अपने दम पर लड़ते, एक एक वोट जुटाते, तो इनकी जो मेहनत हो सकती थी, है ना। एक राज्यसभा भेजना मतलब है तो ना पंगु आदमी को उठाए चलो भेज दिया, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम लड़ेंगे। आप मेरा काहे राज्यसभा का भी पत्ता कटवा रहे हैं महाराज, लोकसभा का साला कट ही गया है, राज्यसभा का भी मतलब बार बार यूट्यूब जो है इसको साला बोल देगा वायलेंट वेपन डिस्प्ले हो रहा है, इसलिए जो है इसको साला लाल कर दो, इसको लाल करो। अब कैंची भी भगवा हैंडल वाला कैंची, आपने ये देखिए भाई साहब। हाँ, अरे हमारा बाकी 2 टॉपिक क्या था मैं भूल गया। अच्छा, वैसे मेरे को 3 ही सवाल के आंसर आते थे, 2 में मैं गाना गाऊंगा और 60% मार्क्स में मैं पास हो जाऊंगा। यार आपने ये रात को 2:48 पर टॉपिक्स भेजे हमें तो ये पूरा सरप्राइज टेस्ट लेने की तैयारी थी आज आपकी। रघुराम राजन फैसिनेशन विद इंडिया इकोनॉमी और इंडिया अलायंस सीट शेयरिंग ड्रामा। ये दोनों तो रघुराम राजन जी ने एक नया इंटरव्यू, आजकल वो बस इंटरव्यू है और तो उनसे पर काम होता नहीं लेकिन है। आपको इसके साथ साथ वो 600 वकील ने जो वो किया है, तो यार वो आपको केजरीवाल वाले में बोलना था 600 वकील। एक तो ये सब जितने इस तरह के लेटर प्रोमिनेंट लॉ, साला 600 आदमी प्रोमिनेंट कैसे हो सकता है एक प्रोफेशन में भाई? उसमें 3 आदमी, हरीश साल्वे टाइप का आदमी के लिए आप प्रोमिनेंट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, 600 आदमी प्रोमिनेंट हो जाता है, मतलब मोदी जी तो रीट्वीट कर रहे हैं। हाँ वो तो कर ही रहे हैं। वो अभी तो मोदी जी को छोड़िए, मोदी जी हाल भी जो हैं उनका पूछते हैं। हमारी कौन है वो, शबाना जी का हाल पूछते हैं। हाँ, नहीं एक बार अजीत भाई को रिट्वीट किया था उन्होंने। अरे वो तो उन्होंने तब किया था ना जब उन्होंने खुद ने कहा था कि भाई इस पे ऐसे ऐसे वीडियो बनाओ, मैं सबको रिट्वीट करूंगा। सबको तो नहीं किया था रिट्वीट, 4 आदमी टोटल, क्या 4 या 5 को ही। अच्छा अक्षय कुमार, अच्छा, नहीं वो मेरे मैं कह रहा हूँ 2024 चुनाव से पहले ही इंटरव्यू लेंगे और कहेंगे कि मोदी जी आपकी एनर्जी का राज क्या है, क्या आप ये वाला प्रोटीन पीते हैं या आम कैसे खाते हैं, छील कर खाते हैं या काट कर खाते हैं? अगर साला मिलना भी होगा ना इंटरव्यू, तो ये जो उनके गेट कीपर हो गए, देखो यार ये तो इस तरह का एक तो भाषा को लेकर के तो है ही, जैसे कि मैं तो नेता के साथ बैठूंगा और बोलूंगा और कैसा है तू, है साला। मोदी जी आप राहुल कितनी लेते क्यों हैं? मतलब मुझे समझ में नहीं आता। और अंकुर भाई इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है, तुम साले हत्यारों के साथ संसद में खड़े हो सकते हो, बलात्कारियों के साथ खड़े हो सकते हो, तुमको मेरी भाषा पे आपत्ति है। मतलब मैं मोदी जी से नहीं बोल रहा हूँ, ये जो गेटकीपर, ये चपरासी टाइप के लोग जो बैठते हैं ना, उनसे मेरा प्रश्न है, तुम देखो ना यार तुम्हारी पार्टी में कैसे लोग भरे हुए हैं और विपक्ष में कैसे लोग, तो क्या तुमने संसद का बहिष्कार कर दिया कि मैं उस पर नहीं बोलूंगा? तो जहां पे कंट्रोल हो सकता है वहां कर लो। हमें तो ठीक है, मैं तो जानता हूं कि मैं जो लिखता हूं और मैं बोलता हूं वो मैं जानता हूं कि क्या लिख और बोल रहा हूं, इसके क्या रिपरकशंस होंगे। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे एस्पिरेशंस है कि नहीं मैं मोदी जी का नहीं लूंगा तो मैं एक मतलब बच्चा नहीं जनूंगा तो मैं मातृत्व तो मेरा पूरा नहीं होगा। नहीं भाई, हमको इंटरव्यू मिले नहीं मिले, हम जर्नलिस्ट हैं। उसी तरह ऐसा भी नहीं है कि मोदी जी हमको नहीं देंगे तो वो पूरे नहीं हो पाएंगे। तो भाई ये भी रियलाइजेशन मुझे है। तो वो सारी बातें तो अलग है। खैर विषयांतर हो गया। तो रघुराम राजन जी पे मतलब एक तो साला नाम इतना बढ़िया बढ़िया ये लोग ले करके गाली भी नहीं दी जाती। बर्बाद। हाँ, अब ऐसे आदमी कैसे मतलब गाली भी कोई दे। आप लोगों ने सुना कि नहीं, उसका स्टेटमेंट सुना है कि नहीं? स्टेटमेंट उसने ये दिया है,
उनसे पूछा गया कि भाई क्या अरे आप स्टेटमेंट तो सुनना समझा क्या आपने स्टेटमेंट सुनी है? नहीं सुनी है। तो फिर ये देखिए हमारे हैं, ये देखो मित्रों, मतलब साला स्टेटमेंट पता नहीं है। और उसका भी एक कारण बताता हूं कि ये जानते हैं कि वो हरामी बोलेगा क्या। ये सब ये लोग AI बॉट्स बने हुए हैं, इनको पता है कि रघुराम राजन जब बोलेगा तो हगेगा ही, और क्या हगेगा वो विस्तार से हमें पता है। मैंने रात को ही बोल दिया था 5 में से सिर्फ मेरे को 3 आंसर आते हैं, 2 में मैं गाना गाऊंगा, तो मैं क्वेश्चन सुनने से पहले गाना गाने वाला था। नहीं तो उसने स्टेटमेंट ये दिया, उससे पूछा गया कि ग्रोथ रेट तो इतना बढ़िया, तो बोलता है कि डोंट बिलीव इन दिस, इसमें अगर आप बिलीव करोगे तो फंस जाओगे, भारत तो बर्बाद होने वाली है जी। ये अगर हाइप है, डोंट बिलीव दिस हाइप, अगर आप इसको, तो ये उसका स्टेटमेंट है कि जब सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ क्वार्टर दर क्वार्टर आ रहा है तो उसको साला ये हाइप बोल रहा है। और इसकी पॉलिसीज के कारण 2016 तक भारत जो है मतलब बर्बाद होता रहा। हाई इन्फ्लेशन रेट, जॉबलेसनेस, बैंक उच्छृंखल हो गए थे। 22-23 नेशनलाइज्ड बैंक जो, उसमें आधे बैंक साल भर के भीतर या 6 महीने के भीतर बर्बादी के कगार पे खड़े थे, कोलैप्स करने वाले थे। आप सोचो कि आपका आधा बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर जाए, पब्लिक सेंटिमेंट का क्या होगा और मार्केट सेंटिमेंट का क्या होगा। और जितने बिजनेसमैन ये लोन लेके भागे, मैक्सिमम लोग उसी के टाइम के ही थे, और अब ये सुथरे बन रहे हैं। भाई मैं तो 2 लाइन में इसका आंसर करना चाहूंगा कि राहुल गांधी के पास बैठ के जो पिद्दी का बिस्किट और पप्पू मूत्र पिएगा, वो इसी तरीके की बकवास करेगा। वो बंदा, मतलब यार तुम कहने को, मतलब तुम इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से पढ़ के आए हो, और वहां बैठ कर उसके साथ में तुम ये रोड का माइक लगा के, जब मतलब भाई कुछ ढंग की बात कर लो। वो क्या कह रहा था कि अगर देख लेना आप, ये 4-4.5% से ऊपर नहीं जाएगा, वो आ गया 8.5 लकी, अंग्रेजी में बोलते हैं। हाँ, अगर हमारा इतना हो गया तो वी विल लकी। मुंह सुअर जैसा गंभीर बना के, और फिर वो बोलेगा साला, सुअर का मुंह गंभीर ही होता है, थूत निकली हुई होती है ना पूरी। तो इस तरीके की बात करना, एक इतने बड़े विद्वान, तथाकथित पढ़े लिखे, आपने कहा ना साक्षर है बट विद्वान नहीं है, इतने वो कर लेना हर एक के काम है। वो राहुल गांधी भी कर लेता है, तुम्हारी कास्ट क्या है, तुम्हारी जाति क्या है, अब का जीएसटी आपने जीएसटी, पानी पे भी जीएसटी लगा देता है। तो वो जब चीजें करते हैं ना, तो यथा राजा तथा प्रजा ही होता है। तो वो उसके साथ बैठने वाला व्यक्ति है, उन्हीं के द्वारा नियुक्त था, उन्हीं के टाइम में निकल लिया, वो अच्छी बात है। लोग भी समझ रहे हैं भाई मेरे। देखिए भाइयों, बिना प्रिपरेशन 5 मिनट निकाल दिया आदमी ने। सीखिए इनसे कुछ। लोग भी समझ रहे हैं, सीरियसली नहीं लेते हैं। और आप देखना, जहां भी इनके स्टेटमेंट, इवन उनके स्टेटमेंट भी छोड़ दो, ANI लिखता है, ANI के नीचे कमेंट पढ़ो आप, मतलब आपको इतना ज्ञान मिल जाएगा वहां भाई। एक से बड़े एक अर्थशास्त्री बैठे हुए हैं, मतलब जिनके पास ब्लू टिक नहीं है, पर वो इतना अच्छा ज्ञान देंगे कि रघुराम राजन दोबारा से अर्थशास्त्री बनने की पढ़ाई कर सकता है, वहां कमेंट में नोट्स बना सकता है उसके। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा बस कि अपनी डोज सुधार ले, राहुल गांधी के साथ बैठना, पिद्दी का कुत्ते का जो बिस्किट है वो खाना छोड़ दे। मेरा भी इस पे अधिक तो नहीं बोल सकता मैं इस विषय पर मुझे ये लगता है कि जो रघुराम राजन है, उसका वही सेम वो चल रहा है कि भाई कांग्रेस के समय उसको नियुक्त किया गया था, उस समय की जो सत्ता थी उसके वो आसपास अपने आप को देखता है। तो जो अर्थशास्त्री था जो व्यक्ति, वो पॉलिटिकल हो चुका है पूर्ण तरीके से, और मे भी फील्ड जाता इसको वोट दे, मतलब टिकट दे देना चाहिए था। हाँ, बिल्कुल दे देना चाहिए। राज्यसभा में अपनी तरफ से बुला लेते। अभी 4 राज्यसभा सांसद जिन्होंने चुने हैं, सोनिया गांधी समेत। सोनिया गांधी जी रायबरेली से नहीं लड़ रही हैं, तो इसको भी देना चाहिए। यार देखो, बेसिकली क्या है ना, 2016 में जब ये हटा तो उस टाइम पे एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया कि इसको सेकंड टर्म क्यों नहीं दिया गया। बहुत बड़ा मुद्दा था ये उस टाइम का। और एक जिसको साला अर्थशास्त्र के बारे में भी नहीं पता ना, जो मेरे साथ इंजीनियरिंग पढ़े हैं, वो रो रहे थे, फेसबुक पे लिख रहे थे। इनके दोस्त मजेदार है भाई साहब इस मामले में। अरे भाई वो रो रहे थे, वो फेसबुक पे लिख रहे हैं, लग रहा है देश बर्बाद हो गया। अच्छा आदमी निकाल दिया, ये तो साला कमीनपंती चल रही है यहाँ पे, इस तरीके। वो कौन आया था उसके बाद? पटेल कोई आया था कि, तो हाँ, उर्जित पटेल के गुजराती को ले आए, देखो अपनी हुकूमत चाहते हैं, इनका अध्यक्ष, इन्हीं का प्रधानमंत्री, इन्हीं के ही गवर्नर, वो बहुत चला था पूरा। मतलब उस टाइम पे बहुत ये फंड बिखेरे इन्होंने। फिर उसके बाद
खुदाई शुरू हुई, एनपीए आना शुरू हुआ, तो पता चला कि ये तो साला ये खोद के जा चुके हैं। ये तो खोद चुके हैं। वो गोरख पांडे का एक गीत है, मुल्क की लेली मैया बात अलबेली भैया, वो देखो नेशनलिटी चीखती मर गई दैया, तो वही। आप पता नहीं कैसी कैसी संस्थाएं कितना लोन लेके बैठी थी और एक पर्टिकुलर अमाउंट उन्होंने सेट कर रखा था, वो तो उसमें एनपीए में आता ही नहीं था, वो तो बाद में उससे। इसीलिए तो नरेंद्र मोदी बोल रहे थे कि इकोनॉमी की जो हालत थी और वाइट पेपर जो 10वें साल में आया है, वो बोले अगर हम पहले साल ले आते ना कोलैप्स हो जाता साला सब कुछ। यार आप ये देखो ना, एक बैंक जो था वो डामाडोल हुआ, पूरे विश्व में रिसेशन आ गया, है ना, एक बैंक से, लेमन ब्रदर्स, उससे पूरे विश्व में रिसेशन था। और आप भारत के आधे बैंक जो हैं वो डुबाने वाले थे, भारत का क्या हाल होता भाई, ये सोचो। और उसके बाद जब बैंकों में बैंक विलय हुए, जैसे ओबीसी का पंजाब में हुआ, एक कोई इंडियन कौन सा ओवरसीज का हुआ था इसमें विलय, उस टाइम पे इनका वही रोना स्टार्ट था कि देखो ये खत्म कर रहे हैं, इससे नौकरियां खत्म हो जाएंगी, इससे ये भाई वो बचाने का एक प्रयास था। बचा ना, एक भी व्यक्ति का सेविंग अकाउंट डूबा क्या? बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कांड हुआ, पंजाब नेशनल बैंक का कांड हुआ था, एक्सिस बैंक का कांड हुआ। उसके बाद एक कानून आया कि आपके 5 लाख रुपए तक मिलेंगे, उसके बाद नहीं मिलेंगे, लेकिन उसकी नौबत नहीं आई, वो बना दिया गया था, लेकिन वो सेफ गार्ड के लिए। हाँ, और ये भी पहले क्या था ना, ऐसा नहीं है कि पहले ये कानून नहीं था, पहले कानून पहले 1 लाख का था, पहले 1 लाख का था, बढ़ाया उसको 5 लाख किया, तो विच वाज अ गुड स्टेप। पर मेरे ख्याल से ना यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं जो एनपीए को अगर स्टडी करते हैं हम, तो वहां तो साला ऐसा होता था ना कि ये आज ये निकला है, आज अरे आज 18 लाख करोड़ हो गया, ओ अब 20 लाख करोड़ हो गया, रोज नए फिगर। आप सोचिए ना कि 45 लाख करोड़ बजट है और तुम्हारा साला तुमने क्या एनपीए करके दिया था कि 50% के लगभग जो है बजट का अमाउंट जो है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि साला 2016 में ये बंदा गया है और 2016 से 2017 तक एनपीए हो गया। नहीं, अरे नहीं, ये पुरानी खुदाई थी भाई। और ये देखो आपके मोदी का एक वो काल, अनुज भाई 1 मिनट, और उसके बाद 19 के बाद में फिर आता है कोरोना काल, ये 10 साल में, और ये बाद वाला जो है ये तो आंदोलन और ये कोरोना में ही गुजर गया, और तब जाकर के स्थिति है भारत की। इस अर्थव्यवस्था को बचाया किसने? हिस्ट्री ऑनर्स किया वो बंदा। सही बात है भाई, सही बात है। हिस्ट्री ऑनर्स अभी आप देखो, जिसको इन लोगों ने आने पे नकारा था कि साला हिस्ट्री वाले को इकोनॉमिक्स। जब निर्मला सीतारमण ने एफएम के रूप में तो जबरदस्त काम किया। जो ये कहते हैं ना कि ये साला मोदी ने कोरोना में बहुत तगड़ा काम किया है, ये तो वामपंथ भी मान लेता है कि कोरोना में, पर मेरे को नहीं लगता कि कोरोना से मतलब ये जो एनपीए वाला काम है ना, ये कोरोना से बहुत ऊपर का काम है। नहीं तो वो तो यार संभाल लेना, वो लगे रहे, सिस्टम को क्लेंज करते रहे, इकोनॉमी को, मतलब आप सोचिए कि नीचे आपका इतना बड़ा है डूबा हुआ, उसको पुश भी करना है, ऊपर साला समृद्धि भी लाना, दोनों चीज। तुम कितना ले गया, जबकि आप सरकार में आए 2 साल हुए और आपको पता लग रहा है कि सारा इधर पीछे इतना कुछ हो रखा है। और ऐसा नहीं है कि इस गवर्नमेंट ने लोन नहीं दिया, आप इवन जो ये मुद्रा वाली स्कीम है इसको देख लो ना, मुद्रा में कितना एनपीए है आप बताओ, मुद्रा में, जबकि मुद्रा में तो बहुत चांसेस है कि उसमें साला कोलेटरल ही कुछ नहीं है लोगों के पास। वो तो कितना 3% का 3.1% का है मुद्रा लोन में एनपीए, 3.1%। और जो कि कोई भी अर्थशास्त्री से आप बात करो वो कहता है कि कभी भी आप लोन देते हो ना तो 3% तो डूबेगा ने। लोन को साला इन लोगों ने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया था कि कुछ तबकों को ये लोन देकर के बैंक भी जानती थी कि भाई ये रिकवर नहीं होगा, और वो समुदाय विशेष ही था। समुदाय विशेष एजुकेशनल लोन इतना अधिक इनको प्रायोरिटी पे दिलवाया जाता था, और वो कभी ये रिकवर नहीं कर पाते थे। देखो मोदी जी ने दोनों कार्यकाल में देश को डूबने से इतना बचाया, लेकिन आपने केवल एक इंटरव्यू कारणों के ऊपर सवाल उठा दिया, आपको मोदी जी दिल से माफ नहीं करेंगे। मित्रों, मैंने मोदी जी के खिलाफ जो भी कुछ अगर बोला हो तो मैं, टिकट तो नहीं दिया ना भाई। दोस्त मित्रों, मेरे को तो क्योंकि चाहिए मैंने टिकट, सपा से थोड़ा फंड क्या ले लिया कि साला भाजपा वाले टिकट ना, कांग्रेस नहीं, मेरे को उम्मीद है अभी भाजपा पाकिस्तान में आने वाली है, मैं कराची से मेरे को टिकट मिलेगा, आपको पीओके से भले मिल जाए, मेरे को कराची से चाहिए। तो भाजपा वहां जा रही है, वहां फंड, अरे यार जब कांग्रेस, कराची जाओगे तो इन्वर्टर बैटरी लेके जाना। हाँ वहाँ लाइन नहीं, वहाँ सोलर, आटा भी लेके सोलर आटे की पाइपलाइन लगवा रहे हैं।
लीटरों में मिलेगा ना वहाँ तो आटा, लीटर में हाँ लीटर मिलेगा। में मिलेगा वहाँ तो पाइपलाइन लगवाएंगे। जब यार वो कौन है सैम पित्रोदा, वो कहाँ की कांग्रेस का है भाई, अमेरिका में उधर बैठा हुआ है, इधर कमेंट करता रहता है। तो हमारे क्या मोटा भाई पाकिस्तान में नहीं बना सकते? जब पीओके लेने की बात इस वाली योजना में है, क्या बात करें, जान दे देंगे। जान दे देंगे हम कराची के लिए। क्रोनोलॉजी को समझिए आप, क्रोनोलॉजी को समझिए आप। तकिया हटा के अमित शाह का भी इंटरव्यू गया, अमित शाह का भी इंटरव्यू गया, बोलेगा आप तो बंदे बंदे इशारे करते हैं। नहीं अच्छा, उन्होंने क्या किया था? क्रोनोलॉजी को समझिए आप। वो तो समझा रहे थे यार, आप तो हम भी तो समझा रहे ना। वो पेपर दिखा रहे थे जो टेबल पे था। आपके पास पेपर है वहां तक? तकिया, आप तो तकिया भी हटा दे रहे हो। आपने बोला तो हटा दिया यार, मैंने थोड़ा ही ना, गंदे इशारे नहीं थे ये। साला भटके हुए युवा की जगह अश्लील हो रहे युवा के हुए युवा लटके। देखो यार, लटके हैं इसीलिए गुरुत्व का 9.8 सिद्ध हो पा रहा है, नहीं तो हो नहीं पाता। ऐसे थोड़ा ही ना, हाँ सिद्ध कर देंगे हम इसको अभी। चलिए चलिए। भाई साहब, जो आदमी बिना प्रिपरेशन के 5 मिनट रघुराम राजन पे बोल ले, सिद्ध तो कर ही देगा। यार मेरे को अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ नहीं पता, फिर भी लेकिन रघुराम राजन के बारे में पता है कि वो आदमी कैसा है। खैर नहीं, पर क्या होता है ना, ये अर्थव्यवस्था जैसे तो विषय साले ऐसे हैं जिसमें जो मैं कभी बजट नहीं सुनता, जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी फट जाए। मेरे को समझ नहीं आता। सीए बताती है कि भाई इतना चला गया, तुम्हारा कट गया। उससे पता लगता है। हाँ अनुज भाई आप कुछ बोल हाँ, रहे बस मैं यही बोल रहा था कि ये जो विषय होते हैं अर्थव्यवस्था जैसे, इसमें तो एक्सपर्ट जो होते हैं वो गलतियां करते हैं। तो थे। रघुराम राजन गलती कर गया, मनमोहन सिंह गलती कर गया, पी चिदम्बरम ने मार दी, इसको वो कर देना यार बीप, और ऐसे बीप करना कि पता भी चल जाए कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। हाँ पुलकित भाई ने भी बताया था वो 1700 करोड़ वाला, भाई कांग्रेस की तो वैसी लगी पड़ी है। एक तो उनको फंड नहीं मिला, दूसरा आपने फ्रीज कर दिया, फ्रीज कर दिया, ऊपर से ना मतलब इनके सीए पता नहीं कैसे हैं यार, वो फाइल भी ढंग से कर रहे, इनका तो मतलब पूरी तरीके से ही काट दिया है। ऊपर से केजरीवाल सीए बेचारा तो बंद छोड़ो, कर दिया। अरे सीए छोड़ो, अरुणाचल प्रदेश में साले नॉमिनेशन करना भूल गई है। साला यार 7 कोई ऐसे कैसे कर सकता है यार? 2014 में एक बार क्या हुआ था, आई थिंक यही दिल्ली के आसपास की कोई सीट थी, तो इसमें इन्होंने क्या किया था कि कांग्रेस का कोई बंदा खड़ा हो रहा था, उसको बीजेपी वालों ने, सबको पता था भाई कौन आ रहा है, सोनिया गांधी ने खड़ा किया। हाँ, तो इन्होंने क्या किया, अमित शाह और मोदी ने वो बंदा जो है वो बैकग्राउंड में क्या किया क्या नहीं किया, उस बंदे ने आवेदन ही नहीं भरा, अपना आवेदन ही नहीं भरा। एक दिन क्या हुआ, स्टेज पे आया और ये सबको पता चल गया कि भाई ये निर्विरोध जीत रही है बीजेपी इसमें, तो स्टेज पे आया मोदी जी, उसका हाथ ऊपर करके ऐसे दिखा रहे थे कि देखो हमने खरीद लिया। ये सेम चीज हो रही है, 5 सीटें, पता नहीं बैकग्राउंड में क्या हुआ। अरे वो तो ठीक है, मतलब ऐसे ना, ऐसे बहुत सारे कांड हैं वो। ऐसे होगा 400 पार, ऐसे होगा 400 पार। मोदी जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, रो रहे हैं बेचारे जर्नलिस्ट सब। आई थिंक मध्य प्रदेश के चुनाव हुए थे या हिमाचल के थे, मतलब त्रिशंकु था और इनको सरकार बनवानी थी, ठीक है। तो दिग्विजय सिंह को भेजा जाना था सपोजिटली कि दिग्विजय सिंह आप जाइए और समझाइए, मतलब सत्ता बनवा कर ही आइए। गोवा में ही था, आई थिंक गोवा में ही था। तो दिग्विजय सिंह ने 3 दिन ले लिए जाने में, तब तक सरकार बन गई। मतलब उस पार्टी के नेता जो 555 सिगरेट हाथ के हाथ मंगवा लिया करते थे, वो बंदा 3 दिन जाने में लगा रहा है। नहीं तो वो आदमी पैदल यात्रा भी करता है ना, और बुजुर्गावस्था में दिख रहा है। मैं देखो उनके घर पे भी काम होते हैं। हाँ, काम तो होते ही है। नहीं, अब कब तक नहीं रहेगी नहीं भाई, रहेगी भाई, वो तो माल कच्ची ढूंढता रहता है। नहीं वो धनिया और ये सब लाने भेजती होगी ना, तो वो वैसे असली प्रेमी वही है जो आपको गुलाब का फूल नहीं बल्कि धनिया दे। धनिया दे। हाँ श्री श्री सुधीर चौधरी जी। वह कितने लोगों से दुश्मनी मोल लोगे भाई, है मतलब साला। यार उसको हम इंटरव्यू देंगे एक दिन बैठ के, चाहे देख लेना सुधीर चौधरी को, वो उसका हम थोड़े लेने जाएंगे, वो हमसे पूछेंगे क्या आम कैसे चूसते हैं। वो भी मोदी जी का इंटरव्यू ऐसा ही लिया, बिल्कुल नॉन पॉलिटिकली।
भाई किसी को इंटरव्यू क्वेश्चन तक फ्रेम करने नहीं आते हैं इन लोगों को, तो छोड़ दीजिए, हिंदी पत्रकारिता पे चर्चा किसी और दिन करेंगे। अभी हमारा अंतिम टॉपिक जो है, 1.5 घंटा लगता है क्रॉस भी हो गया ना, अंतिम टॉपिक इंडिया अलायंस का ही है। ये लोग यार मतलब आप ही की बात से आगे बढ़ूंगा कि ये लोग चाह रहे नहीं 399 पे रोक दिया हमने, रोक दिया, तो ये लोग सीट क्यों नहीं अनाउंस कर रहे हैं? और हर जगह महाराष्ट्र में पंगा हो गया, संजय निरुपम जो है कुछ और बोल रहा है, उसके बाद दिल्ली में किसी तरह मैनेज किया है, पंजाब में वही पार्टी नहीं दे रही है, और भी जगह सपा में अखिलेश जी का एक वीडियो है, वो चला देना, मैं दे दूंगा। उसमें वो बोल रहे हैं कि बताइए हमने जिन लोगों को आगे बढ़ाया वही हमारे साथ ये कर रहे हैं। ये चल क्या रहा है इंडिया अलायंस का? अरे जिसको आगे बढ़ा देते हैं वही आगे दिखा रहा है। इंडिया अलायंस हो रहा है क्या? क्वेश्चन मेरे से पूछा गया है। नहीं, पहले इनको भाई आपने कहा कि आपने मेरी बात आगे बढ़ा दी। आपकी बात आगे बढ़ाई, मैंने प्रश्न इनसे किया है। हाँ, आप बाद में बोल लेना। मेरे को ये बताओ भाई कि इंडिया अलायंस हो भी रहा है, सबसे पहली बात तो ये, मतलब नाम के लिए हो रहा है, वो केवल नाम है, वो धरातल पे तो कहीं है नहीं। धरातल पे दिख रहा है तो केवल दिल्ली में दिख रहा है थोड़ा बहुत, और उसमें भी नहीं भाई, वो चले गए आधे जेल में है सारे। दिल्ली में आत्मा भटक रही है। दिल्ली में जो आत्मा भटक रही है वो करवा के मारने की कुछ ना कुछ, ठीक है, और आप इनको जेल भिजवा के मारोगे। क्या दुश्मनी है भाई? तो भाई इनको पहले सीएम बनाओ, उसके बाद बात करेंगे। हाँ जी, तो मुद्दा ये था कि धरातल पर कहीं पर भी इंडिया अलायंस दिख नहीं रही है, हमें तो कहीं नहीं दिख रही है। बाकी जिसकी सूक्ष्मदर्शी निगाहें हो वो देख सके तो देख ले भैया, वैसे कुछ है नहीं। और ना वेस्ट बंगाल वाले तो इनको वहाँ आने नहीं देते, ठीक है। महाराष्ट्र में संजय राउत ने कुछ बोल ही दिया था, पहले ही बोल दिया था कि यहाँ पे तो हम लड़ेंगे, अपने अलग ही लड़ेंगे, इनका तो कांग्रेस का तो वर्चस्व है नहीं। तमिलनाडु में भी वर्चस्व है नहीं, तो ना साउथ में है ना नॉर्थ में। इंडिया अलायंस है कहाँ भाई? बैंकॉक में दिखाने के लिए क्या? दिखाने के लिए है कहाँ? वो यहाँ है ही नहीं, वो बंदा भी तो वही है, दिख ही नहीं रहा है मेरे को कहीं। हाँ, राहुल गांधी कहाँ है? पहली बार नया यात्रा का रिलैक्सेशन थोड़ा तो सा है कहाँ? मतलब ना राहुल गांधी दिख रहा है, ना प्रियंका गांधी दिख रही है, ना सोनिया गांधी दिख रही है, दिग्विजय सिंह नहीं दिख रहा है, कमलनाथ नहीं दिख, कौन दिख रहा है भाई आपको? कोई दिख रहा है? जयराम रमेश भी नहीं दिख रहा है, कोई भी नहीं है। मतलब और 2 महीने बाद साला चुनाव है कहाँ? मुद्दा कहाँ है? कोई किस विषय के ऊपर बात करें हम? हमारे पास विषय नहीं है बात करने के लिए। हम लोग ने सोचा था कि साला इलेक्शन सीजन आएगा तो वीडियो की बार ले आएंगे हम लोग, साला पैसा इन्वेस्ट कर लिया उस चक्कर में। मोदी जी ने मुद्दे ही छीन लिए हैं। अब रात दिन आप बैठ, मोदी जी ने ये योजना पास कर दी, मोदी जी आज निकले मेट्रो में, वहां 2 बच्चों से उन्होंने हाय हेलो किया। बस यही बनाना अब अगले 5 साल, 400 आने के बाद आपको मौका ही नहीं मिलेगा। मुद्दा तो दो सारा ना मुद्दा ही नहीं है, ना विपक्ष के पास कोई मुद्दा है, ना हमारे पास कोई मुद्दा है। हम साला रोज वीडियो कहाँ से बनाएं? जो मैं कुछ लोगों के बारे में जानता हूँ जो थोड़ा केजरीवाल के फैन हैं या फैनगिरी में जो चलते हैं, उन्होंने ये देखो, ये अपने मित्रों के ऊपर कटाक्ष मार दिया है इन्होंने, उनके सामने बोल नहीं पाते, यहाँ पे आके बोल बचपन रहे का हैं। मित्र है, उन्होंने हमें कल रात को वीडियो भेजा है। गिरफ्तारी और रिमांड के बाद भी केजरीवाल ने पलट दी बाजी। हाँ, आर पार की जंग शुरू। खुद उसने वकालत की ना अपनी, तो भगत सिंह वो AI फोटो बना रखा उसका बड़ा मतलब। हिस्टोरिक अरविंद केजरीवाल डिफेंड्स हिमसेल्फ या ऐसे करके बोले, साला ये तो बहुत सारे लोग करते हैं। अब तुमने ऐसा क्या बोला जो बिना झंडे के तुमने नहीं बोला है पहले? मतलब झंडे के साथ नहीं बोला। इंडिया अलायंस नाम का जानवर जो है उसकी तो अकाल मृत्यु हो चुकी है, और कुछ नहीं। उसे भी ऐसे डंडे पे टांग के ले जा रहे क्या? आपने जिस जानवर की बात की है उसने मुंह सुजा रखा है अभी, वो गंभीर अवस्था में है। तो ये इसका कुछ नहीं होना इंडिया अलायंस का। अभी तक तो मुझे कुछ दिखता नहीं है कि इन्होंने साला एक मुद्दा ऐसा उठाया हो जो इलेक्शन पर प्रभाव डाल रहा हो। इलेक्टोरल बॉन्ड उठाने की कोशिश की थी बस इन्होंने, वो भी खत्म हो गया, इन्हीं के ऊपर बढ़ गया। जो ये बोलते हैं ना उल्टा, साला वो ये बीजेपी वाले उसका साला अलग मुद्दा बना देते हैं। जैसे अब कंगना वाला ले लो, वो परिवार वाला ले लो, मेरा मोदी का परिवार। अभी इतनी 3rd क्लास ऐड निकाली बीजेपी ने, एक वो शादी वाली नहीं कह रहा हूँ मैं, शादी वाली भी बस ऐसी ही है, बट उससे भी बुरी निकाली है एक। उसमें कोई एक, अरे पता नहीं कौन सा है, उसमें क्या होता है, एक परिवार बैठा होता है, उसमें एक वयोवृद्ध आदमी बैठे हैं और उनके बेटे हैं, उनके पोते हैं, 5-6 लोग हैं।
किसी एजेंसी ने बढ़िया से काटा है भाजपा वालों का, मुझे लगता है। टीवी में मोदी जी बोल रहे हैं मेरा परिवार पूरा देश है, ये है वो है, इस टाइप मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये स्कीम लाई, इस टाइप से वो टीवी देख रहे हो। दादाजी अचानक से उठ के कहते हैं मोदी मेरे परिवार के सदस्य हैं, ये ऐड है। अरे वाह भाई साहब, और वो लिख के कलम तोड़ के फेंक दिया होगा लिखने वाला कॉपीराइटर जो होगा। वाह क्या सीन है, मैं वाह, क्या तो क्या रहा हूं, सीन है। ऐसी कलम की हत्या ही होनी चाहिए। और उसका तो बड़ा और बना भाई है। उन्होंने पता नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ ये सालों ने कितना पैसा लिया होगा बीजेपी से इस ऐड का, वॉर रुकवा दी। और इस ऐड को पास करने वाले, मुझे लगता है कि ये बीजेपी जो है वो किसी संस्था को, या बहुत सारी कंपनियां खुली बैठी हैं, इनके तो अपने नेताओं ने खोल करके और मार लिए है चुनाव, कई चुनाव मार लिए इन लोगों ने। ये ना भी बनाते तो भी राहुल गांधी इनको जितवा ही रहा था 4 साल। कहाँ यार, उस पर देखा कितने मीम बन रहे हैं, पापा वो जंग रुकवा दी और हमें निकलवा दिया वहां से मोदी जी ने। पर मेरे को ये बताओ, किसी ने अभी तक इंडिया अलायंस की ऐड देखी कोई? चल इनकी 5-6 ऐड अच्छी बुरी कैसी हुई, इंडिया अलायंस की ऐड देखी? 450 से अधिक सीट पे इनका कैंडिडेट डिसाइड नहीं हुआ, अब ऐड बनेगा कैसे, किस बात पे बनेगा? वही तो बात है ना, तो फिर इंडिया अलायंस है किस बात की? जो 10 महीने से तुम इंडिया यार अलायंस वैसे ना कर रहे हो। एक वर्ड हमें अच्छा मिल गया, इंडिया इंडिरोना। इंडिरोना, हाँ वो मैंने उसका इजाद किया है, आविष्कारक मैं हूँ उसका। तो मैं ये जो आप बात कर रहे थे ना कल कंगना की, जिस टाइम मुझे पता लगा कि मंडी से खड़ा किया है, प्रथम सेकंड में, पहली सेकंड में मेरे को ये आ गया था कि जानबूझ के मंडी से खड़ा किया है। अब देखना जितने भी गंदी जुबान के लोग हैं वो इसके ऊपर बोलेंगे, इसके पुराने फोटोज फिल्मों के निकालेंगे और ये उनको बैकफायर करेगा। जस्ट मंडी का नाम सुनते ही आपको दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में होना चाहिए, वहां पे लाल वाली बिल्डिंग। ये प्लान करके मंडी से उठाया उसको। अरे यार वो मंडी की है तो मंडी से उठा। नहीं, कारण है मंडी की है क्या? नहीं ऊना की है ना शायद। अरे वो तो छोटा सा राज्य है तो उसमें बट क्या है ना कि मंडी आई थिंक वहाँ की सबसे बड़ी सीट है। तो वो मैं तभी समझ गया था कि होगा, और वहां बैठाने की भी जरूरत नहीं, वहां बैठे लोगों ने ही तय किया है कि इसको यहाँ से उठाओ। तो इंडी की दुर्गति तो हो चुकी है। और आपने जो सपा का, मैं माफी मांगना चाहूंगा अखिलेश जी के खिलाफ, ये कुछ नहीं बोल सकते, ना बोले हैं मेरा AI वाला था। हाँ बिल्कुल, और वो लाल टोपी वाले आके माइक भी छीन ले जाएंगे हमारे, तो इसलिए हम उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। अखिलेश यादव जिंदाबाद, बाद बाद बाद। जेएनयू में लाल सरकार आ भी चुकी है। हाँ अरे उस दिन वो कैसे नाच रही थी वो पगलेट, साला क्या साला। मैं ये कह रहा था कि ये जो जेएनयू में जो हुआ है, जेएनयू में जो मामला हुआ है, पहले तो ये ज्यादा आनंदित हो रहे हैं, उसके बाद वो एक ट्राइड्स का गैंग है, वो साले और आनंदित हो रहे जैसे ही बीजेपी हार गई। साला जैसे पहले जीत रही थी जेएनयू। एबीवीपी नॉट बीजेपी, एबीवीपी। हाँ भाई वो ट्राइड्स का तो मेरे को ये समझ में नहीं आता कि वो चाहते क्या है साला। वाम के जीतने पे खुश कैसे? नहीं, एक में ना मीठे ने बहुत सही लिखा है, उसने कहा कि जितनी वामपंथी यूनिवर्सिटीज है उनमें हम जीत जाते हैं, लेकिन हम बाहर की राजनीति में सफल नहीं होते। जबकि आप देखोगे जोधपुर, जयपुर और ये जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, इनसे निकलने वाले स्टूडेंट, आप विधायक बने, आप सांसद बने, आप कुछ भी बन जाते हैं। अभी राठी की बात चल रही थी, वो जो बंदा राजस्थान से अकेला निर्दलीय जीता था, अब वो सांसद ही लड़ रहा है। रीजन ये है कि वामपंथी जो लोग हैं, उनके जो संगठन है, पहली बात तो ये ना, ये 3सम 4सम करके तो साले चुनाव लड़ते हैं, अकेले भी एबीवीपी से टक्कर खाते हैं। ये वो कुत्ता नहीं होता, फंस जाता है यस, इससे। वो वाला मामला ये है। इनका 3-4 कुत्तों का फंस गया एक साथ। 4-5, इसमें तो 6 थे। वहां जाकर तो लड़ते हैं, कुछ 100 वोट से जीतते हैं, तो उसमें क्या है कि हम बड़े सिक्का सलार बन गए। दूसरी बात क्या है कि ये अपनी दुनिया को, दीवार के अंदर का जो यूनिवर्सिटी माहौल है ना, इसको पूरी दुनिया और पूरा भारत समझते हैं, जबकि बाहर वैसी विचारधारा नहीं चलती है कि जहां आप सेना को गाली दे सको, जहां आप वो स्तन प्रदर्शन करने वाले हो नहीं। अरे उसके स्तन, ओ भाई वो मैं आधा ऐसे कर रहा हूँ, आधा भाई का लगा देना, तो उसका स्तन जो है भाई बिना ब्रा के मत निकला करो यार ऐसे। वो बंदा ही तो जीता है शायद, वो उसी के बारे में बताया जा रहा है। तो वो विचारधारा भाई नहीं चलती है बाहर। अरे बाल कौन देखना चाहता है यार बूब्स पे, हाथ है साला, इतने बाल, कोई नहीं ना, वो जटेला आदमी साला, ये रखना उसका वैक्स तो फोटो कराओ ना लगा कम के, से कम। हाँ वैक्सिंग कर लो यार, जब तुम लोग का पता नहीं चल रहा है कौन क्या हो, वो लगाओ, स्ट्रिप मारो, चराग। वो एक है ना, ए ब्राह्मण देश छोड़ देना। तो ये सब चीजें नहीं चलती है यार, ये सब चीजें नहीं चलती हैं। 8000 स्टूडेंट की यूनिवर्सिटी में
साला तुम मतलब 4 सीट 8 लोग गठबंधन करके जीत रहे हो, बगल में मतलब 30 किलोमीटर की दूरी पे 1,40,000 स्टूडेंट की यूनिवर्सिटी है, वहाँ NSUI लंबे समय तक जीतते रही, ABVP उसके बाद स्वीप कर रही है, क्लीन स्वीप, कभी कभार एक आध NSU के, वहाँ पे तुमको साला डपली तक बजाने नहीं दिया जाता। वो देश के युवाओं का मूड वहाँ से नहीं आता, मूड तो वहीं से बनता है। हाँ, JNU से ही पता लगेगा। तो ये वास्तविकता पूरे देश की अलग है और ये 4 दीवारी की और कोठड़ी के अंदर की अलग है एक्चुअली। तो इसको समझना पड़ेगा। और पिछले वाले में हमने वामपंथ के विषय में बात करी, जब बस्तर की बात कर रहे थे कि ये देश से विचारधारा उजड़ चुकी है, कुछ एक लोग बचे हुए हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक कैडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भटका हुआ था। और उसको इन्होंने, ये वास्तविकता है कि देखो, एक कैडर था जो भटका हुआ था और इनके पास में थिंक टैंक था, लेकिन उनके पास कैडर नहीं था। और ये जो मिक्सअप हुआ है ना हिंदुस्तान के अंदर, ये बहुत घातक हुआ है। उसी के बाद से ये चीजें हुई हैं और उसी का जिक्र इनकी पुस्तक में है। अच्छा, आपको पता लग गया। मैंने PDF नहीं भेजी वैसे आपको नहीं, मैं बता नहीं रहा था, मैं पुस्तक का नाम यहाँ ले नहीं रहा था, लेकिन थैंक यू अजीत भाई का। और अजीत भाई, आप डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जो लिंक दे रहे हैं उसका लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लेकिन ये उसके बाद शुरू हुआ है कि ये एक क्या टिकटॉकर था, क्रिकेटमैन था, ये तो उसका हेडमास्टर का बेटा था। पहले ही चीजें नहीं होती। मैंने आपको एक आर्टिकल भेजा था ना, याद है, इसमें जिसमें ये सारी चीजें मेंशन थी। हाँ, बहुत सारी चीजें थी हैं। तो ये वामपंथ और इस्लाम कोकटेल बनने के बाद हुआ है। कोकटेल, कोक शास्त्र। चलिए, अब और आप लोगों की टिप्पणी बची है या आप समापन किया जाए? हाँ, समापन की। और बिकॉज क्या है कि जो आचार्य जी ने बोला है वही हमारा भी मंतव्य है इस पूरे मुद्दे पर। आचार्य जी का समर्थन करते हैं, दिल्ली का मुख्यमंत्री आचार्य जी शीघ्र बने। हाँ, दिल्ली शर्ट, लंबी शर्ट। चले मित्रों, अब समापन करते हैं और हमारे बाकी सारे मित्रों को मैं टैग भी कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन लिंक भी डाल दूंगा। इनके चैनल्स को भी आप सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। जय श्री राम।